अस्सलाम वालेकुम। KSK नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है रिदाए ख्वाब ओढ़ कर। नावल के राइटर हैं समरा बुखारी। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। फाटक पुराना और बदरंग लकड़ी का था। बैरूनी दीवार की ईंटों की चुनाई सीमेंट से की गई थी और अब ये सीमेंट ईंटों के दरमियान से झड़ रहा था। ईंटें भरभरी हो चुकी थीं। मकान बहुत पुराना था। इसके सामने की सड़क बाद में बनी थी और काफ़ी ऊंची होने की वजह से यहाँ खड़े खड़े ही घर के अंदर झांका जा सकता था। यहाँ से देखा जा सकता था अंदर घास का वसी लॉन था। फूल पौधे और दरख्त थे। फिर बरामदा था। इसमें 3 कमरों के दरवाजे खुलते थे और ये तीनों दरवाजे जाली वाले थे। जब तेज़ हवा चलती थी तो इस घर के लॉन के किनारों पर खड़े जामन, आम और माल्टे के पत्तों से बरामदा और गेट के सामने का गोल ईंटों वाला रास्ता भर जाता था। मगर घर के मकीन दोबारा सफाई करने में देर नहीं लगाते थे। बाहर से ये पुरानी तर्ज पे बना बड़ा सा मकान जिसके दरो दीवार झड़ रहे थे, साफ सुथरा और सांस लेता हुआ महसूस होता था। इस घर के एक तरफ फूलों की नर्सरी थी, दूसरी तरफ बच्चों के खेल का मैदान था। मगर यहाँ बच्चे खेलने को बहुत कम थे कि जगह आबादी से हटकर थी। यहाँ कुछ फासले पर कपड़े की मिल और चंद दूसरे छोटे मोटे कारखाने थे। घर के बाहर लकड़ी के फाटक की एक साइड पर मकान के मकीन का नाम लिखा था, अब्दुल रहमान साहब। नीचे इनकी डिग्रियां लिखी थीं जिन्हें पढ़ने की ना किसी को ज़रूरत है ना फुर्सत। यहाँ तो इनका नाम पढ़ने वाले भी कभी कभार ही आते हैं। घर में कुल 5 अफराद रहते थे। रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब, इनकी बेगम ज़ुबैदा अब्दुल रहमान और 3 बेटियां, बहजत, तस्कीन और रैना। रैना तस्कीन से 2 साल छोटी थी। अब FA की तालबा थी मगर लाड प्यार का वही आलम जो बचपन में था। दोनों बड़ी बहनों की नज़र में वो बहुत मासूम, भोली भाली और कुछ अहमक सी लड़की है और उसे इनकी इस सोच पर कोई एतराज़ नहीं था। बस वो अपने आप में मगन रहती थी। हंसना, खेलना, खाना पीना और पढ़ाई, बस इसे और कोई काम नहीं। तस्कीन फाइनल ईयर में थी और वो बुर्का ओढ़ती थी। सुबह तांगा इनके गेट के सामने आकर रुकता और कुछवान आवाज़ लगाता, बीबियो गाड़ी तैयार है। दोनों लड़कियां सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती थीं। तस्कीन के चेहरे पर निकाब होता और रैना ने चादर ओढ़ रखी होती। यूं के आंखों के सिवा सारा चेहरा ओट में होता। प्रोफेसर साहब खुद बच्चियों को तांगे पर सवार करवाते। जब तक घोड़े की टापों की आवाज़ आती रहती वो यहीं सड़क के किनारे खड़े रहते। रैना को पर्दे का कुछ इतना ख्याल नहीं था। तांगे पर बैठते ही इसकी चादर फिसल जाती। जब शहर का इलाका शुरू होता तब तस्कीन इसे बार बार टोकती और चेहरा ढांपने को कहती, मगर वो कोई न कोई किस्सा छेड़े लापरवाही से चादर दुरुस्त करती रहती जो थोड़ी देर के बाद फिर फिसल जाती। इन दोनों के जाने के बाद तस्कीन से सिर्फ 1.5 साल बड़ी बहजत सुबह अजलत में इनकी इधर उधर फेंकी हुई चीज़ें समेट कर रखती थी। जुबैदा बेगम अक्सर किचन का काम निपटा कर इधर आ खड़ी होती, दोनों बेटियों के पौहड़पन पर नाक मुंह चढ़ाती, जबकि बहजत खामोशी से काम निपटाए चली जाती। बहजत शुरू से ऐसी खामोश और थकी थकी नहीं थी, ना ही वो हमेशा से इतने फीके रंगों के कपड़े पहनती थी। तस्कीन को अच्छी तरह याद था जिन दिनों खुर्शीद मलिक के नाम की अंगूठी इसकी तीसरी उंगली में जगमगाती थी तब इसका चेहरा भी जगमगाया करता था। वो खासी खुश मिजाज हुआ करती थी और जब कभी खुर्शीद अहमद मलिक इसके नाम ख़त भेज देते तो वो मोरनी की चाल चला करती थी। मगर फिर अंगूठी वापस हो गई। खुर्शीद अहमद ने वो ख़त किसी और एड्रेस पर डालने शुरू कर दिए और बहजत के चेहरे के साथ साथ कपड़ों का रंग भी उड़ गया। उन दिनों रेना के सिवा सब ही खामोश रहने लगे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने इस हादसे को कबूल कर लिया, सब्र कर लिया इस पर। मगर बहजत का दिल ठहर गया। वहाँ ऐसी कोहर जमी कि बदन की इमारत ठिठर कर रह गई। दोनों बहनों की आमद से वो पहले घर की सफाई सुथराई के साथ वो किचन का काम भी निपटा चुकी थी। देखो तो बहजत, इस मर्तबा लीमू कैसे बड़े बड़े और रस भरे लगे हैं। जुबैदा बेगम प्लेट घर के लीमुओं से भरे पुरमुसर्रत आवाज़ में कह रही थीं, वाकई अम्मी जान, लीमू बड़े बड़े हैं और तादाद में भी ज़्यादा हैं। सारा पौधा लद गया है। इस घर के मकीनों की गुफ्तगू का एक अहम मौजू घर के फल और फूल हुआ करते थे। तीनों बहनें, जुबैदा बेगम और प्रोफेसर साहब, सभी घर में लगाए गए पौधों की बहुत हिफाजत करते थे। मेरा ख्याल है दोनों लड़कियों के आने से पहले शिकंजबीन बना लूँ, वो खुद से मुखातिब थीं। फिर अलमारी से शीशे का जग निकाला, पानी और चीनी डाली, चम्मच हिलाने लगीं। आज लंच टाइम में हमें क्या मिलेगा? प्रोफेसर साहब ने किचन में झांका और खुशदिली से पूछा। कीमा बनाया है अब्बा और माश की दाल भी है। भाई वाह माशाल्लाह, आज तो दस्तरख्वान मेरी पसंद के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है। प्रोफेसर साहब, ये ज़रा लीमू तो देखिए, अपने घर के हैं, देखिए कैसे अच्छे बड़े बड़े और रस वाले हैं। दोनों मियाँ बीवी लीमुओं पर बातें करने लगे। बेइज्जत का काम किचन में ख़त्म हो चुका था। वो वहाँ से आकर बैरूनी हिस्से के सामने वाले कमरों में से एक के दरवाजे के सामने कुर्सी रखकर बैठ गई। जाली के दरवाजे से बाहर का मंजर बखूबी देखा जा सकता था।
इस वक्त खामोश तपती हुई दोपहर थी। ये इलाका तो वैसे भी चुप में डूबा रहता था और दोपहर बिल्कुल सुनसान और अकेली होती थी। प्रोफेसर साहब बता रहे थे बर्फ़ का कारखाना बन गया है, कुछ दिनों तक वहाँ काम शुरू हो जाएगा। बर्फ़ लाने ले जाने के लिए यही हमारे घर के सामने वाली सड़क इस्तेमाल होगी। बहजत सोच रही थी। फिर कुछ खामोशी टूटेगी। ये कौन सा महीना है? हाँ, मई का आखिरी हफ्ता है। अभी तो लंबी गर्मियाँ बाकी हैं। जामन भी 2 माह तक तैयार हो जाएंगे। रैना को जामन बहुत पसंद है, खूब खाती है। होंठ भी नीले नीले से हो जाते हैं। बहन का ख्याल आया तो प्यार भरी मुस्कुराहट लबों पर दौड़ गई। वह जामुन और आम के दरख्तों की तरफ देखने लगी। दोनों फल से लदे हुए हैं और दोनों का फल अभी कच्चा है। इसकी महवियत डोरबेल की आवाज़ से टूटी। ओह, वो किस कदर तवज्जो से दरख्तों को देख रही थी। इसे पता नहीं चला कब गाड़ी इनके गेट के पास आकर रुकी और आने वाले ने बेल दी। आवाज़ पर वो कुर्सी से उठी ताकि प्रोफेसर साहब को इतला दे सके। अचरती सी नज़र इसने आने वालों पर डाली। वो 2 अफराद थे। एक तकरीबन प्रोफेसर साहब की उम्र का लेकिन खूब सेहतमंद, जबकि इसके साथ नज़र आने वाला दूसरा एक नौजवान लड़का था। प्रोफेसर साहब के दोस्त शाम के औकात में मिलने के लिए आ जाया करते थे और शाम में ही स्टूडेंट भी मिलने के लिए आ जाया करते थे। ये इस वक्त इतनी दोपहर में वो अभी सोच ही रही थी कि प्रोफेसर साहब अंदर से आ गए। इन्होंने छोटे से लकड़ी के गेट के ऊपर से आने वालों को देखा था और दूर ही से बहुत खुशदिली से हाथ हिलाया था। बहजत यहीं ठहर गई थी, जाली के उस पार के मंजर को देख रही थी। अब्बा के हाथ हिलाने का जवाब उधेड़ उम्र शख्स ने इसी जोश के साथ दिया था, जबकि लड़का दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले खड़ा था। इतनी दूर से इसके चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। वैसे लड़का सेहतमंद, अच्छे कद का और साफ रंगत का मालिक था। अब्बा ने जाकर दोनों से मुसाफा किया, फिर इन्हें अंदर ले आए। वो बड़ी उम्र वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उधर भी ऐसा ही जोश था, जबकि लड़का दोनों से पीछे शायद मजबूरी के आलम में कदम उठा रहा था। प्रोफेसर साहब ने मेहमानों को सादा मगर साफ सुथरे ड्राइंग रूम में ला बिठाया, जो खासा कुशादा ऊंची छत वाला था। और इसकी छत पर जो पंखा लगा था वो शायद तब का था जब यह मकान बना था। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब बहजत के पास आए और बोले, अपनी अम्मी से कहो गनी साहब आए हैं, साथ में उनका साहबजादा भी है। वो फ़ौरन ड्राइंग रूम में आ जाएं और तुम पानी बनाकर ले आओ। इसने जाकर जुबैदा बेगम को बाप का पैगाम दिया। पानी तो अम्मी ने तैयार करके रखा ही हुआ था। वो दुपट्टा सर पर ओढ़कर जग ग्लास ट्रे में लगाए जल्द ही ले आई। अंदर गुफ्तगू जारी थी। बहजत ने जाकर सलाम किया। ये मेरी बड़ी बेटी है बहजत अब्दुल रहमान, प्रोफेसर साहब ने तारुफ करवाया। गनी साहब ने उठकर इसके सर पर हाथ फेरा दुआ दी थी। बैठने को कहा। इसके बाद अपने बेटे की तरफ देखा। यूँ लगता था साहबजादे को एहसास ही नहीं कि वो इस वक्त चंद लोगों के दरमियान बैठे हैं। वो सोफ़े की बैक से टेक लगाए एक महवियत के आलम में छत की कड़ियों को देख रहा था। गनी साहब ने इस तजाहल आरफाना को गज़ब की निगाह से देखा, मगर मौका महल की मुनासबत से नरम आवाज़ में बोले, अर्ज ये प्रोफेसर साहब की साहबजादी हैं, सलाम करो। तब उसने कड़ियाँ गिनने का सिलसिला बादल नाख्वास्ता मनसूख किया। उलझी सी निगाह बहजत पर डाली और होले से सलाम किया। 2 साल से बीएससी की कोशिश फरमा रहे हैं साहबजादे। गनी साहब ने इसकी इज्जत नफ्स का ख्याल किए बगैर सबके सामने भांडा फोड़ दिया। ये इत्तफाक था कि बहजत इस वक्त अर्श की तरफ देख रही थी। नज़र मिली। अर्श ने शर्मिंदा और बेजार सी निगाह डालकर फ़ौरन ही सर झुका लिया। बाप की बात ने किसी से नज़र मिलाने के काबिल छोड़ा ही कहाँ था। इससे पहले ये 2 साल एक क्लास में लगा चुका है। कौन सी क्लास थी अर्श? गनी साहब को खुद याद नहीं आया तो कमाल मासूमियत से इससे दरियाफ्त किया। उसके बेजार शक्ल पर मजीद बेजारी छा गई। बाप की बात का जवाब नहीं दिया। बहजत जग और ग्लास की तरफ मुतवज्जा हो गई। इधर गनी साहब कह रहे थे, अगर संजीदगी से पढ़ाई की जानिब तवज्जो देता तो अब तक तालीम मुकम्मल कर चुका होता, मगर अब्दुल रहमान साहब, इस लड़के ने मुझे दुख देने का फ़ैसला कर लिया है। यह हर वो काम करता है जिससे मैं इसे मना करता हूँ। खैर खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं गनी, आजकल के लड़के कुछ खुद सर ज़रूर हैं, मगर यह इनका कसूर नहीं। बहजत ने गिलास गनी साहब की तरफ बढ़ाया। उन्होंने थाम लिया तो अर्श की जानिब मुतवज्जा हुई। इसने एक नज़र गिलास पर डाली मगर हाथ नहीं बढ़ाया। बहजत थोड़ी हैरान हुई, फिर बोली, लीजिए ना, मेरा गला ख़राब है। रूखा सा जवाब आया, जो था तो हल्की आवाज़ में, मगर गनी साहब ने सुन लिया। उल्लू के पट्टे कोक पर कोक चढ़ा लेते हो तब तुम्हारे गले को कुछ नहीं होता, पकड़ो और पियो। ओहो, ये गनी साहब तो। बहजत भी शर्मिंदा हो गई। उस बेचारे के दिल पर तो न जाने क्या गुजरी होगी। बहरहाल ग्लास इसने उठा लिया। आज ये दोनों हमारे मेहमान हैं, खाना यहीं खाएंगे। अब्दुल रहमान साहब के कहने पर अर्ज ने पहलू बदला, जबकि गनी साहब ने रस्मन भी इनकार नहीं किया। फ़ौरन तैयार हो गए। बहजत उठकर किचन में आ गई कि थोड़ा एहतमाम तो अब करना था मेहमानों के लिए।
वैसे ऐसे बाप बेटा दोनों दिलचस्प लगे थे। बहुत दिनों से इसने इंसानों में दिलचस्पी ही लेना छोड़ दी थी। वो अपनी ज़ात में सिमट कर रह गई थी, मगर आज इन दोनों ने इसकी तवज्जो खींच ली थी। इसके जाने के बाद गनी साहब इन दोनों मियाँ बीवी से बातें करने लगे और अर्श ने इनको मुतवज्जो ना पाकर 2 गिलास मज़ीद पी लिए और इसके बाद प्रोफेसर साहब से बोला, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लॉन में चला जाऊं। इस वक्त इतनी गर्मी है, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अब्बा हजूर ने डांट पिलाई, जबकि प्रोफेसर साहब ने इजाज़त दे दी। किचन की एक खिड़की इधर लॉन की तरफ खुलती थी। बेइज्जत काम में मसरूफ़ थी। जब रोड पर कोई गाड़ी गुजरती तो बेख्तियार ही निगाह इधर उठ जाती थी। अब भी ऐसा ही हुआ था और तब इसकी निगाह लॉन में खड़े इस लड़के पर भी पड़ गई थी। ये इतनी धूप में आखिर क्या करने के लिए कमरे से बाहर आया है? वो इधर ही देखने लगी। अर्श दरख्तों का जायजा ले रहा था, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास। इस वक्त इसके चेहरे पर बेजारी नहीं थी, वो कुछ मगन सा दिखाई दे रहा था। गेट से बाहर तांगा आकर रुका। दोनों बहनें नीचे उतरी। गेट क्रॉस करते ही तस्कीन ने चेहरे से निकाब उलट दी। दोनों बहनें अपने ध्यान में बातें करती चली आ रही थीं। दरख्तों का मायना छोड़कर अर्श अब इन दोनों को देख रहा था और बेइज्जत को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। अचानक रैना की निगाह अर्श पर पड़ी। इसके मुंह से एक बेमानी सी आवाज़ निकली। तस्कीन ने पहले बहन की तरफ फिर इसकी निगाह के ताक़ुब में नज़र दौड़ाई और झट निकाब गिरा ली। आप कौन है? किससे मिलना है? आपकी रैना बिल्कुल संजीदा थी। आप कौन है और किससे मिलना है? उल्टा अर्श ने सवाल कर दिया। ये घर हमारा है। निकाब के पीछे से तस्कीन की आवाज़ आई, मैं अपने अब्बू के साथ आया हूँ प्रोफेसर साहब से मिलने। अर्ज ने वजाहत दी, आप यहाँ इतनी गर्मी में खड़े हैं? रैना ताज्जुब के इजहार से बाज नहीं रह सकी। आप भी तो खड़ी हैं। पहली बार अर्ज के लब मुस्कुराए थे। दोनों का जवाब पसंद नहीं आया। तेज़ कदम उठाती किचन में आ गई और आते ही रैना बेइज्जत से बोली, कोई मेहमान आए हैं क्या? बेइज्जत को अभी तक हंसी आ रही थी, सिर्फ सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। क्या अब्बा के बहुत अच्छे मिलने वाले हैं? इसकी मुस्कुराहट अब इन दोनों के लिए ख्वाब ही हो चुकी थी। आज वो हंसी तो कितना अच्छा लगा। बेइज्जत ने तफसील से सब बता दिया। दोनों भी हंसने लगीं। तस्कीन बोली, अजीब वालिद मोहतरम हैं। सबके सामने बेटे की इज्जत अफजाई फरमा दी। साथ ही निगाह खिड़की से बाहर दौड़ाई। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं मौका पाकर फरार तो नहीं हो गए? इसने खदशा जाहिर किया, जिससे रैना ने 100% इत्तफाक किया। जबकि बेइज्जत तबसरा किए बगैर अपने काम में लगी थी। रैना फ्रिज खोलकर जायज़ा लेने लगी। ये घर के लिमू हैं। इसने प्लेट उठा ली। हाँ, अम्मी ने तुम्हारे लिए शिकंजबीन बना कर रखी थी। मेहमान आ गए तो इनको दे दी। सुनकर इसने बुरा सा मुंह बनाया, फिर सादे पानी की बोतल उठा ली और जैसे खुद से बोली, कोई बात नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। आज हम ठंडे साफ पानी से गुजारा करेंगे। मेहमानों के लिए खाना डाइनिंग रूम में लगाया गया। प्रोफेसर साहब और जुबैदा बेगम ने भी वहीं खाना खाया। लगता था गनी साहब इनके बहुत करीबी मिलने वालों में से हैं, वरना आम तौर पर बेगम इनके दोस्तों में कम ही जाती हैं। खाना बेइज्जत ने चुना था और साथ साथ वहाँ होने वाली गुफ्तगू भी कान में पड़ती रही थी। किसी फरखंदा बेगम का जिक्र था जो वफात पा चुकी थी। अब्बा और अम्मी दोनों बहुत अच्छे लफ्ज़ों में इन्हें याद कर रहे थे। गनी साहब के लबों से कभी कभार ठंडी आहें निकल जाती थीं, जबकि आरिश बिल्कुल खामोश था। मगर छत को देखने के बजाय इस वक्त वो भी सर झुकाए हुए बैठा था। प्रोफेसर साहब के शागिर्द अक्सर आते रहते थे और प्रोफेसर साहब इन्हें चाय पानी पिलाकर ही भेजते थे। मगर इसके बावजूद लड़कियों को ये अंदाज़ा हो रहा था कि आज के मेहमान कुछ ज़्यादा ही ख़ास हैं। खाने के बाद अम्मी इधर आईं तो रैना और तस्कीन इन्हें घेर कर आने वालों के बारे में पूछने लगीं। बेइज्जत ने रैना के दुपट्टे पर कढ़ाई शुरू कर रखी थी। वो यहीं मौजूद थी, मगर लगता था इसकी सारी तवज्जो दुपट्टे और सुई धागे की तरफ है। ये गनी साहब हैं, तुम्हारे अब्बा के गांव के ही रहने वाले हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं। इनके अब्बा गांव के काफ़ी बड़े ज़िम्मेदार थे। गनी साहब भी अच्छे सरकारी ओहदे पर हैं। बस अपनी अपनी सर्विस की वजह से दोनों दोस्तों में मिलना मिलाना कम रहा। अब वो भी इस शहर में हैं। इन्हें तुम्हारे अब्बा का पता चला तो मिलने आ गए और ये कि अपने बड़े लड़के की वजह से परेशान हैं। कहते हैं पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है न किसी और काम में। घर पर रहता है तो सुस्त और निकम्मा, ना तो माँ से बात करता है न छोटे भाइयों में उठता बैठता है। कॉलेज जाता तब पढ़ने की तरफ इसका ध्यान नहीं होता। आरिश जिनकी पहली बीवी फरखंदा से है। फरखंदा जब फौत हुई तो आरिश की उम्र 8 साल की थी। एक ही बच्चा था और बड़ा लाडला था। माँ के बाद तो तवज्जो छिन गई। फिर गनी साहब ने दूसरी शादी कर ली। वो तो कहते हैं इसकी सौतेली माँ बड़ी मेहरबान औरत है। आरिश के साथ उसका रवैया बहुत अच्छा है, मगर मुझे यकीन नहीं आता। अगर ऐसी बात होती तो बच्चा यूं टूट फूट का शिकार नज़र ना आता। कहाँ टूटा फूटा है? अम्मी अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो है। तस्कीन ने इख्तलाफ किया। वो तो कद काट बाप पर है, मगर देखा नहीं कैसा उदास और लाताल्लुक सा बैठा रहता है। 3 बेटियां दी थीं खुदा ने। सुबैदा बेगम को बेटे की बड़ी आरजू थी। प्रोफेसर साहब के शागिर्द आते तो बड़ी मोहब्बत से मिलती, अपने हाथों से चाय शरबत बनाकर इन्हें पिलाती। कभी कभी कोई बहुत अच्छा लगता तो कहती अगर मेरा बेटा होता तो बिल्कुल इस जैसा होता। और अब आरिश को उदास तन्हा
इनकी अपनी सोच के मुताबिक। देखकर इन्हें बड़ा दुख हो रहा था। बेचारा बच्चा कैसे खामोश बैठा है, इसने तो खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैं बार बार कहती रही मगर वो झिझक रहा था। बाप से काफ़ी डरता है। अब्बा भी तो बकरी टाइप के हैं। पहली ही मुलाकात में बेटे के तमाम औसाफ बयान कर दिए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंदर आई ही नहीं। इन्हें तस्कीन की बात सुनकर हैरत हुई। हमें आपा ने बताया है। रैना के कहने पर इन्होंने हैरत से बेइज्जत की तरफ देखा। भला वो कब से इतनी बातें करने वाली हो गई? जो हादसा इसके साथ गुजरा था, इसने तो ज़रूरत की बात करना भी कम कर दिया था। आपा ने बताया है, बड़े मज़े की चीज़ हैं दोनों बाप बेटा। अरे ख्वामख्वाह वो तो बस बेतकल्लुफ़ी है। प्रोफेसर साहब के पुराने दोस्त हैं। मिलते ही सब हालात बता दिए। तुम लोगों को मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो बच्चा आरिज, वो तो बहुत ही भोला भाला और खामोश सा है। हाय हाय, गरीब ने माँ के बगैर कैसे वो वक्त काटा होगा। गनी साहब इस वक्त इसे हमारे हाथ दे देते तो आज यूं दुखी ना नजर आता। तो क्या अब वो हमें देने के लिए आए हैं? रैना ने पता नहीं वाकई इनकी बात से ये नतीजा अखज़ किया था या यूं ही मजाक के रंग में कह रही थी। कौन किसी को अपना पला पलाया बेटा देता है? वो तो इसकी ट्यूशन की बात कर रहे हैं। पला पलाया, रैना ने दोहराया और दोनों बहनें हंस पड़ीं। बेइज्जत के लबों पर भी धीमी सी मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर देखी किसी ने नहीं। वो बज़ाहिर पूरी तरह अपने काम में मुनहमिक थी। अम्मी, आप ही का तो पर्दा रहा नहीं इरज साहब से। रैना को वैसे ही छुट्टी है, ये पर्दा करती ही नहीं। एक मैं ही रह जाती हूँ। तस्कीन के अंदाज में अफसोस सा था। बेगम साहिबा ने हैरत से इसे देखा और बोली, तो ये कौन सा सवाब का काम है? वो भी एक शागिर्द है तुम्हारे अब्बा का। जैसे दूसरे पढ़ने आते हैं ऐसे ही वो भी आने लगा है। नहीं, मेरा मतलब था कि तस्कीन को वाकई माँ के सामने गलत बात कह देने का एहसास हुआ। कुछ वजाहत करना तो चाहिए मगर कर नहीं पाई। रैना बोली, जब हम घर में दाखिल हुए तो वो मुंह ऊपर उठाए हमारे फलदार दरख्तों को घूरे जा रहा था। सच्ची मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। अच्छा बस, खासा टाइम हो गया है, तुम लोग अब सो जाओ। बेइज्जत बेटा, ये दुपट्टा रख दो, बाकी काम अब शाम में करना। अम्मी, मुझे दोपहर में नींद कहाँ आती है। सोने की कोशिश करो, आ जाएगी नींद। उन्होंने अफसरदा सी निगाह बेटी पर डाली। इस हादसे ने उसकी नींद और सुकून छीन लिया था। इनकी बात मानकर बेइज्जत ने दुपट्टा और सुई धागा रख दिया और अपने कमरे में चली गई। इसका कमरा किचन के साथ था। नींद तो आती नहीं थी। अक्सर वो दोपहर में उठकर शाम के लिए कुछ बना लिया करती थी या फिर अपने लिए चाय बनाने बैठ जाती थी। मगर आज पता नहीं क्या हुआ, इसे नींद आ गई। आज वो बिस्तर पर लेटी तो खाली जहन नहीं थी। वो आरिश के बारे में सोच रही थी। इसे ख्याल आ रहा था, सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ दुनिया में, और लोग भी दुख से दो चार हैं। ये बात और कि हर किसी की परेशानी, हर किसी की प्यास का रंग दूसरे से जुदा है। फिर पता नहीं किस वक्त वो सो गई। आवाज़ किचन से आई थी। इसे सोए आधा घंटा होने को था जब इस आवाज़ ने जगा दिया। कोई चीज़ गिरी थी शायद। इसने सामने लगे वॉल क्लॉक पर टाइम देखा, 3:30 हो रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है किचन में? रहना, तस्कीन, अम्मी कोई भी तो 5 बजे से पहले नहीं उठती। वो साइड पर पड़ा दुपट्टा गले में डालकर उठी, पाँव में चप्पल पहनी और किचन में आ गई। अरे आप! आरिश को यहाँ देखकर इसे शदीद हैरत हुई थी। आरिश के चेहरे का सपाटपन बरकरार था, ना तो शर्मिंदगी उभरी ना ही कोई दोस्ताना तासुर। वो बोला, हाँ मुझे चाय पीने की आदत है। मैं खाना खाने के बाद चाय ज़रूर पीता हूँ। आज नहीं मिली तो सर चकरा रहा था। मैं बरामदे में आया तो इस कमरे की खिड़की के बाहर से आती मखसूस खुशबू ने बता दिया, यहाँ किचन है। अंदर चला आया। वो इतना कहकर फर्श पर गिरने वाले बर्तन उठाने लगा, फिर बोला, बस हाथ लगने की देर थी, नीचे आ गिरे। शुक्र है कोई टूटा नहीं, वरना डैडी ने डायलॉग शुरू कर देने थे। आप जाए, मैं चाय बना देती हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, मुझे चाय बनाना आती है। अगर आपको ये डर है कि आपके मज़ीद बर्तन गिराऊंगा तो बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं होगा। वो तो आप लोगों ने रखे ही कुछ इस तरीके से थे कि एक को हाथ लगाओ तो धड़ाम से सब नीचे। इसके बात करने के अंदाज में लापरवाही थी, कुछ कलेंड्रापन और कतियत, जबकि चेहरे पर मासूमियत सी थी। कद काट तो अगर ना देखा जाए तो चेहरे से वो खासा कम उम्र नज़र आता था। आप चाय पियोगी? इसने बेइज्जत से पूछा। नहीं, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। तो मैं कौन सा 5-6 कप पिलाने पर इस्रार कर रहा हूँ, एक ही दूंगा। बात के बरक्स चेहरा और आंखें संजीदा थीं, जबकि बेइज्जत के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और बोली, पता नहीं कैसी चाय बनाएंगे आप। जिन्हें चाय की आदत होती है वो खासा स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं। जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, चूल्हे में आग जलाने लगा। फिर इससे पति के बारे में पूछा और साथ ही बोला, आपके अब्बा काफ़ी नरम मिजाज के लगते हैं, और शफीक भी। ऐसे लोग मैंने ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं। ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। मैं इन्हें सताने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। क्या मतलब सताने वाली बात? वो समझ नहीं सकी। बस मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। डैडी ने बहुत कोशिश की, कई खूनख्वार टीचर मेरे लिए रखे, मगर सब नाकाम हुए। मगर अंकल इन सब से मुख्तलिफ हैं। यानी अब आप पढ़ सकेंगे? चीनी किधर है? जवाब में वो पूछने लगा,
पत्ती भी मुझसे पूछी और चीनी भी। अगर मैं ना आती तो चाय कैसे बनाते? पता नहीं क्यों बेइज्जत का दिल उससे बातें करने को चाहा था। उसने अपनी मखसूस संजीदगी के साथ गहरी ब्राउन रोशन आंखें इस पर जमाई और बोला, यह भी तो हो सकता है कि मैंने बर्तन जानबूझकर गिराए हों। ओह, बेइज्जत मुस्कुरा दी और इसकी बात का कोई जवाब नहीं सूझा। कुछ देर के लिए दोनों जानब खामोशी छा गई। वो अपनी चाय की जाने मुतवज्जा हो गया था। चाय के साथ कुछ और लोगे? मसलन क्या? इसने पलकें उठाकर सवाल किया। बिस्किट वगैरह? आरिश ने नफ़ी में सर हिला दिया, फिर बोला, इस वक्त सिर्फ चाय। हाँ, शाम की चाय के साथ कुछ लिया जा सकता है। शाम को फिर चाय? बहजत ने हैरत से दोहराया। तो क्या हुआ, शाम को तो सभी चाय पीते हैं। मेरा मतलब है कि अब भी चाय शाम को फिर ज़्यादती अच्छी नहीं होती। अच्छे बुरे की परवाह किसे है? उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। अच्छा, आप चाय पियो, मैं चलती हूँ। वो जाने को मुड़ी। पीछे से आरिश ने कहा, हाँ जाकर आराम करें, बर्तन में धोकर रख दूंगा। किचन आपको वैसा ही साफ़ सुथरा नज़र आएगा जैसा मेरे यहाँ आने से पहले था। नहीं नहीं, बर्तन आप रहने देना, शाम को मैं धो लूँगी और किचन तो साफ़ ही है। आप बस अपनी चाय बनाएं और पिएं। शाम को आरिश के डैडी 2 घंटे बाद आने का कहकर चले गए और इनके जाते ही प्रोफेसर साहब ने आरिश को बाहर लॉन में लगी कुर्सियों पर आ जाने को कहा। लड़कियां तो दूसरे सहन में थीं। इन्हें पता नहीं चला क्या बातें हुई इन दोनों में। हाँ, तस्कीन जब पानी की बोतल लेने किचन में आई थी तब उसने खिड़की से बाहर देखा था। अब्बा के हाथ में कोई किताब थी और वो इसमें से कुछ पढ़कर उसे सुना रहे थे और वो बड़े रिलैक्स अंदाज में कुर्सी पर बैठा तख्तों पर आने जाने वाले परिंदों को देख रहा था। तस्कीन को इसकी अदम तवज्जो बड़ा गुस्सा दिला गई। बेचारे अब्बा मुसलसल पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं पता कि वो मुतवज्जा ही नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है ये तो। इसने वापस पिछले सहन में जाकर ये बात यहाँ मौजूद तीनों खवातीन को बताई। बेइज्जत कढ़ाई में मगन रही रैना फ़ौरन ही ये मंजर देखने को लपकी, जबकि ज़ुबैदा बेगम ये कहते हुए उठ खड़ी हुई, प्रोफेसर साहब भी कमाल करते हैं। पहले ही दिन में वो आलम फाजिल बनने से तो रहा, इन्हें चाहिए इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं। मैं जाकर समझाती हूँ। अम्मी अब्बा की तो एक उम्र इसी काम में गुजरी है और अब तक वो लड़कों को पढ़ाते हैं। क्या इन्हें नहीं मालूम कि क्या तरीका दुरुस्त है? तस्कीन ने ज़ुबैदा बेगम को इनके इरादे से बाज रखना चाहा। ये बच्चा कुछ और तबीयत का है, बिन माँ का है और इस कमी को इसने बड़ा महसूस किया है। ज़ुबैदा बेगम के लहजे में आरिश के लिए हमदर्दी और मोहब्बत थी। वो इसके दुख पर अच्छी खासी अफसरदा दिखाई देती थीं। इन सब बातों का आपको कैसे पता चला? बेइज्जत ने पूछा था। मैंने भी तो बेटे के लिए तड़पते उम्र गुजारी है। कैसा दिल दुखता है इस कमी पर, कोई मेरे दिल से पूछे। किसी दुखी दिल को देखती हूँ तो पहचानने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती। अम्मी, मुझे तो वो अपनी मर्जी करने वाला लाडला ज़िद्दी सा लड़का लगा है। बेइज्जत ने खुलकर ख्यालात का इजहार किया। यह सब तुम्हारी नासमझी की वजह से है, उन्होंने ये कहा और चल दी मियाँ को समझाने। वो चली तो तस्कीन ने बेइज्जत को इशारे से उठने को कहा। खिड़की के पास रहना पहले ही जाली से नजर चिपकाए खड़ी थी। ये दोनों भी बराबर में जा खड़ी हुई तो बोली, सख्त नालायक होगा ये। अब्बा इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और साहबजादे मजाल है जो एक मिनट को भी मुतवज्जा हुए हों। कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर, जमाई पर जमाई आ रही है, एक पैर मुसलसल हिला रहे हैं। मुझे यकीन है ये सब कुछ अब्बा की नज़र में आ चुका है, मगर वो फिर भी किताब खोले बैठे हैं और न जाने क्या समझाने की कोशिश में हैं। और हमारी अम्मी को इन साहब से हमदर्दी हो रही है। तस्कीन ने मुंह बनाया। चाय का टाइम हो रहा है, जाकर चाय बना लो। अचानक बेइज्जत को याद आ गया वो चाय का शौकीन है और शाम को ना सिर्फ चाय बल्कि साथ में खातिरदारी का कुछ और भी होना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर में अब्बा भी चाय के लिए पैगाम भेज देंगे। तस्कीन जल्दी से किचन में चली गई। बेइज्जत कुर्सी पर बैठ गई, जबकि रैना अभी तक बाहर का मंजर दिलचस्पी से देख रही थी। अम्मी अब इन दोनों के करीब पहुंच चुकी थीं। उन्होंने अब्बा से न जाने क्या कहा कि आरिश चौंका और आन की आन में इसकी सारी सुस्ती और बेतवजही जाती रही। वो मुस्कुराकर अम्मी की तरफ देख रहा था। अब्बा ने किताब रख दी, आंखों से ऐनक उतारी और अम्मी को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। दोनों में बातें होने लगी। आरिश ठोड़ी के नीचे बायां हाथ रखे तवज्जो से दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था और यकीनन वो अम्मी की तरफ था। इनकी बात पर सर भी हिलाने लगता था। आखिर अब्बा मुस्कुराए और आरिश से कुछ कहा। वो भी मुस्कुरा दिया और खिड़की से झांकती रैना के चेहरे पर भी ख्वामख्वाह मुस्कुराहट दौड़ गई। वो तीनों तब तक बातें करते रहे जब तक चाय नहीं आ गई। चाय रैना लेकर आई थी। अक्सर ये काम वही किया करती थी कि पर्दा नहीं करती थी और दूसरे घर में छोटी होने की वजह से इसे अभी तक छोटी ही समझा जाता था। आ जाओ बेटी, बैठ जाओ। वो चाय रखकर मुड़ी तो अब्बा ने पुकारा। ये बात हैरान कुन थी। उन्होंने आज तक इसे यूं किसी अजनबी के सामने बैठकर चाय पीने को नहीं कहा था। आरिश अपना बच्चा है। गनी और मैं सिर्फ दोस्त ही नहीं भाइयों की तरह हैं और इस लिहाज से ये मेरा भतीजा हुआ।
फिर तो तस्कीन बाजी भी इससे पर्दा नहीं करेंगी। रैना के मुंह से पता नहीं क्यों ऐसी बात निकल गई। कहने के फौरन बाद गलती का एहसास अब्बा की चुप ने दिला दिया, मगर थोड़े तौक़ुफ़ के बाद वो बोले, जाओ दोनों बहनों को भी बुला लो। फिर आरिश से कहने लगे, तुम्हें हमारे घर में अजनबियत महसूस नहीं होगी। तुम यहाँ ऐसे ही रहोगे जैसे अपने घर में रहा जाता है। रैना उसका जवाब नहीं सुन सकी। वो अब्बा का पैगाम दोनों बहनों तक पहुँचाने के लिए चल पड़ी थी। बहजत का तो उससे पर्दा नहीं था। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और आज कॉलेज से वापसी पर तस्कीन घर में दाखिल हुई तो गेट क्रॉस करते ही फ़ौरन निकाब उठा दी थी, मगर फिर भी वो झिझक रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, अच्छा नहीं लग रहा। लो जी अब्बा इन्हें सगा भतीजा बना चुके हैं, अम्मी तो शायद बेटा ही मान चुकी हैं, और आप हैं कि पर्दा करने पर तुली हुई हैं। रहना चाहती थी तस्कीन ज़रूर वहाँ आए और दोनों मिलकर मेहमान की हर हरकत नोट करें और रात को बिस्तर पर लेटकर तबसरा करके खूब हंसें। आखिर तस्कीन को आना पड़ा। यूँ तो तीनों बहनें ही खूबसूरत थीं, मगर तस्कीन का हुस्न ख़तरनाक हद तक था। वो लंबे कद और बेहद खूबसूरत जिसामत की मालिक थी। इसकी रंगत साफ और गुलाबीपन लिए हुए थी। आंखें पलकों की घनी झालर से सजी और आबरू कमान के माने इसके बाल भी दोनों बहनों से लंबे थे। वो सर पर दुपट्टा ओढ़ती बाहर आ गई। बहजत इसके इंतजार में बरामदे की सीढ़ियों में ही खड़ी हो गई थी। दोनों बहनें आईं तो इसने आगे कदम बढ़ाए। बहजत का कद तस्कीन से ज़रा ही छोटा था। जिसामत अच्छी थी, मगर जब तस्कीन सामने होती तो कुछ मानत पड़ जाती। वो कुछ दुबली और जैतूनी रंगत की मालिक लड़की थी। इसकी आंखों की रंगत स्याह काली और बालों का भी यही रंग था। इसके हाथ पांव बेहद नाजुक और चिकने से थे, जबकि रहना देखने में ही एक लाबाली और जिंदा दिली को पसंद करने वाली लड़की लगती थी। उसके बाल घने तो थे, मगर लंबे नहीं थे। इसकी रंगत साफ थी और होंठ के नीचे दाएं जानिब बड़ा नुमाया तिल था। इसके होंठ भरे भरे और मुस्कुराते हुए थे। नाक दोनों बहनों की तरह खड़ी तो नहीं, मगर अच्छी थी। इसकी असल खूबसूरती चेहरे पर छलकता तबस्सुम और खुश मिजाजी थी। इसकी दोनों बड़ी बहनें इसकी इसी खूबी की बदौलत इसे बहुत मानती थीं और इन्हें इसकी संगत में मज़ा आता था। वो इन दोनों से कहीं ज़्यादा दलेर और बाएतमाद लड़की थी। पढ़ाई में तो तीनों ही अच्छी थीं, मगर रैना खैर निसाबी सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेती थी। वो अक्सर ज़ुबैदा बेगम से कहती, अगर खुदा ने आपको बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, मुझ जैसी बेटी तो दी है जो 100 बेटों पर भारी है। अपने मुंह से अपनी तारीफ दोनों बहनें हंस पड़ती, मगर वो पूरे एतमाद के साथ कहती, मैं गलत नहीं कह रही, आप लोगों को अभी मेरी खूबियों का अंदाज़ा ही नहीं है। चाय के दौरान तीनों लड़कियां खामोश रहीं। अब्बा और अम्मी आरिश से बातें करते रहे, मगर इसकी तरफ से आने वाले जवाब नहायत मुख्तसर थे। रैना ने चुपके चुपके कई बार उसका जायज़ा लिया और देखा वो बड़े एतमाद से इतने सारे अजनबी लोगों के दरमियान बैठा था, बल्कि यूँ लगता था इसे अपने आसपास बैठे लोगों की ना तो परवाह है और ना दिलचस्पी। वो बैठे रहें या जाएं, इसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसी तरह मज़े से चाय पीता रहेगा। तुम ये बिस्किट भी लो ना बेटे। अम्मी ने बड़े प्यार से प्लेट इसकी जाने बढ़ाई। लिया था मैंने, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं, मुश्किल से ख़त्म किया। इसका जवाब तीनों को शर्मिंदा कर गया, बल्कि रैना को थोड़ा गुस्सा भी दिला गया। लो जी, एक तो मेहमानदारी करो, ऊपर से बातें भी सुनो। जबकि अम्मी कह रही थीं, ये तुम्हारा अपना घर है, जिस चीज़ को जी चाहे बता दिया करना, बहनें घर पर तैयार कर दिया करेंगी। लो जी, बहनें ना हो गई मुलाजमाएँ हो गईं। तस्कीन और रैना ने आंखों आंखों में एक दूसरे से कहा, चाय अच्छी बनी है। अगले ही लम्हे इसने तारीफ करके इनका गुस्सा ठंडा कर दिया। आपने बनाई है? वो बराह रास्त बेचत से मुखातिब था। इसने मुंह से कुछ कहने के बजाय तस्कीन की तरफ इशारा कर दिया। ये मेरी दूसरे नंबर की बेटी है तस्कीन, और ये सबसे छोटी रैना है। अब अम्मी को तारुफ का ख्याल आया। कितनी बेटियां हैं आपकी? इसने पूछा। 3। बड़ी बहजत है, फिर तस्कीन और रैना। मेरे डैडी को बेटी का बड़ा शौक है, मगर इनके 4 बेटे ही हैं। हाँ भाई, बेटियां तो बड़ी प्यारी चीज़ होती हैं। अब्बा ने प्यार भरी निगाह इन तीनों पर डाली। पता नहीं, अभी मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, उसने शाने अचकाकर कहा। सबके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि वो कहकर संजीदा बैठा था। तुम्हें बहन का अरमान नहीं रहा कभी? अम्मी ने पूछा। नहीं, मुझे भाई की ज़्यादा ज़रूरत रही है। भाई की कमी को मैंने अक्सर महसूस किया है, या फिर मम्मी को बहुत मिस करता हूँ। तुम्हारे भाई, तुम बता तो रहे हो कि वो तो सौतेले हैं, और सौतेले कभी अपने नहीं बन सकते। वो बस मेरे डैडी के बेटे हैं। एकदम से खामोशी छा गई, जिसे अम्मी ने तोड़ा और बोली, और चाय लोगे बेटा? नहीं, बस मैं एक टाइम में एक ही कप लेता हूँ। उसने खाली कप टेबल पर रख दिया और इधर उधर देखकर बोला, हमारा लॉन इससे ज़्यादा बड़ा है, मगर वहाँ एक भी ढंग का फूल नहीं। मेरी सौतेली अम्मी को दिलचस्पी नहीं, और मेरे वो तीनों भाई, मेरा मतलब है कि डैडी के बेटे, वो हर शय बर्बाद करने के शौकीन हैं। आपके यहाँ इतने दरख्त, इतने फूल हैं, अच्छा लग रहा है। हम सभी को शौक है। आज दोपहर को तुमने जो शिकंजबीन पी थी,
वो हमारे घर के लीमुओं से ही बनाई गई थी। जुबैदा बेगम ने पुरमसरत अंदाज में इतला दी थी। सुनकर इसने भी हस्ब तौफीक खुशी का इजहार किया। फिर ऊपर देखा और बोला, आम और जामुन के दरख्त तो हैं, इन पर फल लगा भी हुआ है, मगर लीमू का कोई दरख्त दिखाई नहीं दे रहा। अहले खाना हंस पड़े। फिर प्रोफेसर साहब बोले, लीमू का पौधा इतना ऊंचा नहीं होता कि तनावा दरख्त बन जाए। वो देखो, इधर कोने में जो 2 पौधे लगे हैं वो लीमू के हैं। इसने थोड़ा सा रुख मोड़कर इधर देखा और बोला, जब मैं अपना घर बनाऊंगा तो वहाँ पर बहुत से फूल पौधे लगाऊंगा, और आपका घर है भी बहुत अच्छी जगह पर, शहर से कुछ दूर, खामोश और पुरसुकून जगह है। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं मेरे अब्बा ने बनवाया था। तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक अनार और अमरूद के बागात थे। तब तो इस जगह का हुस्न देखने वाला था। मेरे अब्बा और मेरे ताया जान इकट्ठे यहाँ रहा करते थे। मेरे ताया ने काफ़ी अरसे के बाद अपना मकान बनाया, वरना पहले सब इकट्ठे यहाँ रहते थे और बहुत रौनक हुआ करती थी हमारे घर में। डैडी भी बस आते ही होंगे और आते ही पूछेंगे, क्या पढ़ा है? इसने मिजारी के आलम में कहा था, हर बाप चाहता है इसकी औलाद लायक और ज़हीन हो और ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की करे। बाप को सिर्फ यही ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, औलाद की नफ्सियात को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी तो मसरूफियत ही ख़त्म नहीं होती। गनी अगर इतनी मेहनत करता है तो सिर्फ तुम लोगों के लिए, वो तुम्हारे लिए ही तो आसाइशें इकट्ठी करता है। मुझे ना इन चीज़ों की ख्वाहिश है ना ज़रूरत। हाँ, इनकी बेगम और बच्चे इन सब के बगैर नहीं रह सकते, बल्कि ज़्यादा और ज़्यादा की रट लगाए रखते हैं। अभी इनमें बातें हो ही रही थीं कि गनी साहब आ गए और कुछ देर के बाद आरिश कल फिर आने का वादा लेकर यहाँ से चला गया। और इस रात दोनों बहनों का मौजू वही रहा। आरिश की बातें और अंदाज, कभी वो संजीदगी से तबसरा करती, कभी हंस पड़ती। वैसे है भला का बातमाद। तस्कीन ने एतराफ़ किया, इसे किसी की परवाह नहीं, जो दिल में होता है कह देता है। शायद इसी आदत की वजह से सौतेली माँ और भाइयों से नहीं बनती होगी। हाँ, बहुत मुमकिन है कसूर आरिश का ही रहा हो। कि आरिश भला क्या नाम हुआ? रैना ने कहा, मायने के लिहाज से अच्छा है और बुलाने में भी अच्छा लगता है। क्यों, तुम्हें एतराज़ क्यों है? लड़कियों, इतना वक्त होने को आया है, तुम लोग अभी तक जाग रही हो? जुबैदा बेगम ने कमरे में झांका और वक्त का एहसास दिलाया। अभी जा ही रही थी मैं। रहना कुछ खिसियानी होकर उठने लगी। हाँ चलो शाबाश, अपने कमरे में रात देर तक जागती रहती हो, सुबह वक्त पर आंख नहीं खुलती। तो और क्या, अगर कोई रहना को नमाज के लिए जगाने की कोशिश शुरू करे तो इस बेचारी की अपनी नमाज कज़ा हो जाती है। तस्कीन की बात पर रहना कुछ कहने ही लगी थी, जुबैदा बेगम ने खामोश करवा दिया और अपने कमरे में जाने को कहा। रहना अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी तो 15 मिनट के बाद इसे नींद आ गई। अभी सोए थोड़ी देर ही गुजरी होगी, बल्कि इसे तो यूं लगा था जैसे अभी आंख लगी ही थी कि बेजत ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तीसरी दस्तक पर किसी तरह गिरते पड़ते उठकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। रहना, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी कह रही हैं तुम चादर ओढ़कर फ़ौरन आ जाओ, डॉक्टर एहसान साहब के यहाँ जाना है। प्रोफेसर साहब को किडनी की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर एहसान से ही इलाज करवाते थे। डॉक्टर एहसान साहब एक तरह से इनके फैमिली डॉक्टर ही थे। इनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल कोई 15 मिनट का रास्ता था, मगर इस वक्त रात में इतनी सुनसान जगह पर रहते हुए घर से निकल कर कहीं जाना खासा मुश्किल काम था। कई बार अब्बा से कहा है फ़ोन लगवा लें, एक तो आबादी से इतनी दूर पड़े हैं, इस पर राब्ता भी नहीं हो सकता। बातें मत बनाओ, अब आ जाओ जल्दी से। बहजत उजलत में थी। जब रहना अब्बा के कमरे में आई तो वहाँ तस्कीन और अम्मी मौजूद थी। अम्मी ने चादर ओढ़ रखी थी और यकीनन रहना के इंतज़ार में होंगी। अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। अम्मी ने रहना को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, साथ लेकर बाहर निकल गईं। कोई भाई होता तो अम्मी और रहना को रात गए बाहर ना निकलना पड़ता। रहना हिम्मत वाली है, मैं तो इस अंधेरे में एक कदम घर की चारदीवारी से बाहर नहीं रख सकती, तस्कीन होले से कह रही थी। वो चेहरे से काफ़ी परेशान दिखाई देती थी। बहजत बिल्कुल खामोश थी और एक थे अब्बा को देखे जाती थी। जब से उसके साथ हादसा गुजरा था वो अब्बा के सिलसिले में बहुत वहमी हो गई थी। अब्बा, अम्मी को एक बेटे की बहुत ज़रूरत है। तस्कीन ने फिर सरगोशी की। बहजत अब्बा के पलंग पर जा बैठी और तस्कीन वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगी। अब तक तो अम्मी और रहना इसी सामने वाली रोड पर होंगी। अम्मी से तेज़ चला भी तो नहीं जाता। अगर दिन का वक्त होता तो मैं रहना के साथ एहसान अंकल की तरफ चली जाती। या अल्लाह मेरे अब्बा को सेहत अता फरमाए। गहरी सांस खींचकर इसने क्लाक से निगाह हटा ली और बाप की तरफ देखने लगी। अब्बा की बीमारी से ज़िंदगी कितनी डरी सहमी और उदास हो जाती है। अब्बा का वजूद हमारे लिए कितना ज़रूरी और अहम है। काश मैं अब्बा के लिए कुछ कर सकती। इसका जी चाहा वो आंखें बंद किए चुपचाप दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले बाप को पुकारे और इनसे कहे खुदा के लिए कुछ बोलें, अब्बा हमें हौसला दें।
उस रात इनमें से कोई नहीं सो सका। डॉक्टर साहब आए थे, तसल्ली भी थी और दवा भी। सुबह तक अब्बा की हालत बहुत बेहतर थी। सारी रात तस्कीन और रैना जागी थी। अब सुस्ती छा रही थी। कॉलेज जाने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर मजबूरी ये थी कि चंद एक रोज़ में वैसे भी गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ होने वाला था। जो लेक्चर मिस हो जाते फिर वो किससे लेती। जैसे जैसे तैयार हुई और कॉलेज चली गईं। उस शाम आरिज अपने डैडी के साथ नहीं बल्कि अकेला आया और देखा प्रोफेसर साहब तो बिस्तर पर पड़े हैं। किसी डॉक्टर को दिखाया, वो जितना बेहिस और लिए दिए रहने वाला दिखाई देता था इतना शायद था नहीं। जुबैदा बेगम इसे तफसील बताने लगी। बेटा इतनी दूर से आया है, पानी तो पूछ लो इससे। प्रोफेसर साहब ने तवज्जो दिलाई। वो अपनी परेशानी में ख्याल ही नहीं रहा। वो कुछ शर्मिंदा हुई तो आरिज बोला, कोई बात नहीं आंटी, कौन सा पैदल आ रहा हूँ, और अब तो धूप भी काफ़ी ढल चुकी है। वैसे आज गर्म तरीन दिन था। तोबा कॉलेज में वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। घर पहुंचे तो चैन आया। रैना ने अपने मखसूस अंदाज में किसी को मुखातिब किए बगैर राय का इजहार किया था, जबकि बहजत इसके लिए शरबत बनाने जा चुकी थी। तस्कीन यहीं मौजूद थी और खामोश बैठी अब्बा को देख रही थी। रात इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। हम तो घबरा ही गए, खासकर ये तस्कीन तो बहुत ही छोटे दिल की मालिक है। माँ के यूं कहने पर वो शर्मिंदा हो गई और बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में घर में मर्द तो कोई है नहीं। ज़रा सी भी कोई बात हो जाए तो फिर अम्मी को भाग दौड़ करना पड़ती है। बस इसलिए मैं अब्बा की बीमारी से बहुत घबराती हूँ। आंटी अगर आप कहें तो मैं एक दो रोज़ के लिए इधर ही ठहर जाता हूँ। इसके खलूस ने सभी को मुतासर किया। जुबैदा बेगम फ़ौरन बोली, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, तुम्हें मुश्किल होगी। मुश्किल कैसी, नींद तो मेरी बड़ी अच्छी है। जहाँ जगह मिले सो जाता हूँ, फिर मुझे होश नहीं होता। हमारे यहाँ तो कभी सालों महीनों बाद कोई मेहमान आता है, और जब आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तुम यहाँ रहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, जुबैदा बेगम ने कहा। और प्रोफेसर साहब ने तायद की, ठीक है, आज पढ़ना तो कुछ है नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ सर के पास। ये सर क्या होता है भाई, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम चाचा या अंकल कहो। और सुनो, आज कुछ स्टूडेंट आएंगे, इन्हें बता देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज इन्हें पढ़ा नहीं सकूँगा। ट्यूशन के लिए आते हैं? इसने पूछा। नहीं, अब कुछ अर्सा से बाकायदा ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दी है। जब रिटायर हुआ था तब कुछ अर्सा तक पढ़ाता रहा हूँ घर पर, मगर अब तो बस यूं ही कभी कभार जब लाइक स्टूडेंट कुछ हासिल करने आ जाते हैं तो मैं अपने सारे काम छोड़कर इन्हें टाइम देता हूँ। और अब एक नालायक स्टूडेंट बाकायदा आपके पास आने लगा है। पता नहीं इसने ये बात मजाक के रंग में कही थी या संजीदगी के साथ। वो अपनी बात कहकर खामोश बैठा था और बाकी सब भी चंद लम्हे के लिए चुप से हो गए। इस खामोशी को प्रोफेसर साहब ने तोड़ा। वो कह रहे थे, तुम दिल मैला नहीं करो, बहुत ज़हीन और अच्छी सोच रखने वाले लड़के हो। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं तुम पर थोड़ी सी भी तवज्जो दूंगा तो तुम बहुत आगे आ जाओगे। इतने में बेजर शरबत बनाकर ले आई और ग्लासों में डालने लगे। इतनी गर्मी में बाहर से तो सिर्फ मैं आया था और शरबत सबको मिल रहा है। बात फिर पूरी संजीदगी से की थी, मगर अहले खाना समझ गए और हंस पड़े। रैना बोली, इतनी गर्मी में ठंडा पानी सबको अच्छा लगता है। अगर आप ही सिर्फ आपके लिए बनाती तो हम आपका मुंह देखते रहते, तो हो सकता था आपको हजम ही ना होता कि मेरी नज़र तो वैसे भी बड़ी तेज़ है, फ़ौरन लग जाती है। अच्छा, और मेरी जान बड़ी सख्त है, नज़र का मुझ पर कोई असर नहीं होता। आपा पता है ये आज रात इधर हमारे घर ही रहेंगे। रैना के अंदाज में मुसरत का इजहार था। बहजत ने सवालिया अंदाज में तस्कीन की तरफ देखा कि रैना के कहे पर एतबार नहीं आया था। उसने इस बात में सर हिला दिया। बेटा हमारे घर में फ़ोन नहीं है, तुम यहाँ करीबी जनरल स्टोर पर जाओ, वहाँ से घर फ़ोन करके बता दो कि हमारी तरफ ठहरे हो। आंटी आप फिक्र न करें, डैडी तो इस्लामाबाद गए हुए हैं और बाकी जो दूसरे लोग हैं इन्हें परवाह नहीं, उनको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं घर पर हूँ भी या नहीं। बेटे तुम उनमें घुल मिलकर रहने की कोशिश किया करो। जब तुम प्यार से मिलोगे, इनमें उठो बैठोगे, तो वो भी तुम पर तवज्जो देने और अपनायत महसूस करने पर मजबूर हो जाएंगे। आंटी आप नहीं जाती, उन तीनों की आपस में भी कुछ खास नहीं बनती। वो ज़्यादातर लड़ते झगड़ते ही रहते हैं और मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इस काबिल हैं ही नहीं। इसके अंदाज में उन सब के लिए सख्त बेजारी थी। तस्कीन, रहना बेटा, जाओ कमरा सेट कर दो आरिज के लिए। जुबैदा बेगम के अंदाज में एक खुशी और तमानियत साफ महसूस की जा सकती थी। दोनों बहनें उठ खड़ी हुईं। बहजत कुछ देर यहाँ बैठी रही, फिर बाहर चली गई। दोनों बहनें कमरे की सेटिंग में मसरूफ़ थीं। वो लॉन में आ गई। कितना अच्छा हुआ आज जो आरिज हमारे यहाँ ठहरने पर रजामंद है। अब्बा की तरफ से जो फ़िक्र थी वो आधी रह गई है। अम्मी ठीक ही कहती हैं, घर को मर्द की बहुत ज़रूरत होती है, और जवान मर्द तो घनी ठंडी मीठी आसूदगी बख्शने वाली छाँव की तरह होता है। आरिश का वजूद, इसकी बातें, उसका हर अंदाज हमारे लिए कितना अजनबी सा है। कभी कोई लड़का यूं हमारे दरमियान बैठा जो नहीं,
पता नहीं अब्बा ने क्या सोचकर हम सबको आरिश के सामने आने की इजाज़त दे दी। वो वाकई इसे बहुत अजीज़ रखते हैं। गनी अंकल के हवाले से इसे अपना भतीजा ही समझते हैं। हम इतने अकेले और सहमे हुए ना होते अगर खुर्शीद। वो कुछ सोचते सोचते ठिठक गई। जो बाप हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब इसके बारे में क्या सोचना। अजरदगी चारों तरफ फैल गई। क्या सोच रही हैं? किसी की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। वो खाली खाली नज़रों से बुलाने वाले को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हैं? ये मैं हूँ आरिश गनी। क्या यादाश्त जवाब दे गई है? वही अपनी मखसूस संजीदगी के साथ कहा था। नहीं, बस यूं ही। वो कुछ भुखला सी गई। आपका घर और आप लोग, ये सब मेरे लिए नया नया सा है, बहुत चौंका देने वाला। यूं लगता है जैसे मैं कहीं और ही निकल आया हूँ। वक्त का पहिया उल्टा चला है और मैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हम जैसे और भी बहुत से लोग हैं। वो इसकी बात पर शर्मिंदा हो गई थी। पता नहीं इसे हमारा माहौल कितना बैकवर्ड लगा है। मुझे यह सब अच्छा लगा है। खासकर आंटी की मोहब्बत बहुत अहम है मेरे लिए। इसने वजाहत करके इसे मज़ीद शर्मिंदा होने से बचा लिया। बहजत का दिल चाहा उससे कहे, हम सब एक दूसरे के सहारे पर खड़े बड़े कमज़ोर से लोग हैं। तुम आए हो तो हम सब की नज़रें तुम पर हैं। पता नहीं क्यों हम सब तुम्हें बहुत करीब जान रहे हैं और हम इस यकीन में हैं कि तुम भी हमारे बड़े हुए हाथों को नज़रअंदाज नहीं करोगे। मगर वो ये सब आरिश से कह नहीं सकी। निगाह झुकाए उससे कुछ फासले पर दाएं जानिब खड़ी रही। जब मैं छोटा सा था तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी। वो बिल्कुल ऐसे ही घर के बारे में थी, जहाँ सादगी, खलूस और बहुत फूल थे। उस घर में 3 लड़कियां रहती थीं अपनी नानी अम्मा के साथ। और एक दिन एक शहजादा रास्ता भूलकर सफ़ेद घोड़ी पर सवार उस घर में आ जाता है। लड़कियों की नानी उसे घर में घुसने की इजाज़त नहीं देती, मगर बड़ी बहन उसे अंदर बुला लेती है और आपा आपा कोई बेडशीट तो निकाल दो। रैना ने दरवाज़ा खोलकर दूर ही से बेजत को आवाज़ दी थी। वो बड़ी तवज्जो से कहानी सुन रही थी। रैना का इस वक्त बुलाना अच्छा नहीं लगा। आरिश रैना की आवाज़ के साथ ही खामोश हो गया था। बेजत इसको बेडशीट निकालने स्टोर में चली गई। फिर दोबारा वो कहानी सुनने का मौका ही नहीं मिल सका। फिर रात सोने से पहले वो इसके बारे में सोच रही थी। बड़ी बहन ने उस शहजादे को अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ होगा। वहाँ 3 बहनें थीं शहजादे की। यकीनन किसी एक से शादी हो गई होगी, मगर किसके साथ पता नहीं। उन तीनों में से ज़्यादा खूबसूरत कौन थी? वो अभी कहानी सुना रहा था कि रैना ने आवाज़ दे दी, हम तीनों में तस्कीन ज़्यादा खूबसूरत है। अरे ये मैं क्या सोचने लगी। वो सर झटक कर हंस पड़ी और करवट बदल ली। मगर पता नहीं क्या बात थी। शहजादा और 3 बहनें इसके जहन से निकल ही नहीं रही थीं। क्या आरिश में कुछ खास बात है? इसने खुद से सवाल किया और जवाब हाँ में पाया। वह हैंडसम है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर जो बात चौंका देती है वो है बेनियाजी और लापरवाही। इसका बात करने का अंदाज़। हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो हमारे बारे में क्या सोचता है। वो इस वक्त खुश है या उदास? वो कुछ खा रहा है, वो उसे अच्छा लग रहा है या बुरा? और वो जो कुछ कह रहा है इसमें कहाँ तक सच्चाई है? वो इस उम्र में बहुत गहरा और मुश्किल है, अपने वालिद से कतई मुख्तलिफ। अंकल तो बड़े सीधे साधे और एकदम से समझ में आ जाने वाली शख्सियत दिखाई देते हैं। रहना आरिश को तुम कितना समझ सकी हो? दूसरे कमरे में तस्कीन भी उसके बारे में सोच रही थी और रैना ने कहा था, बाजी मैं भी तुमसे यही सवाल करने वाली थी। वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बदमिजाज और चिड़चिड़ा भी नहीं, मगर इसे किसी बात पर हंसी भी नहीं आती। वो अपने आप में मगन भी नहीं, मगर इसे देखकर यही लगता है उसे अपने इर्द का ना होश है और ना परवाह। सच 1-2 बार तो मुझे ऐसा लगा वो यहाँ मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। उसने हमारी कोई बात सुनी ही नहीं है। मगर फिर जल्द ही मुझे ये पता चल गया वो ना सिर्फ हम में मौजूद था, बल्कि बात भी सुनी थी और जवाब ऐसा दिया कि हम बस चुप से हो गए। वो कुछ और ही मिजाज का मालिक है, बेखौफ और मुंह फट। उसके दिल में जो होता है कह देता है, हमारी तरह सोचता नहीं। अब के तस्कीन ने अपनी राय का इजहार किया था। हाँ, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। बाजी तुम तो बहुत खुश होगी उसके यहाँ आ जाने से। मैं क्यों ख्वामखा? रैना के इस सवाल पर तस्कीन ने सटपटा कर कहा था। उसे वाकई रैना की बात बड़ी अजीब सी लगी थी। तुम डरती जो थी। इधर अब्बा ज़रा बीमार पड़े, इधर तुम्हारा रंग फक हुआ। आरिश के आ जाने से अम्मी तो बहुत खुश हैं, बार बार कहती हैं। आरिश यहाँ है तो मेरी परेशानी आधी से भी कम रह गई है। हाँ वो तो ठीक है। देखो ना, रात अब्बा की तबीयत बिगड़ी तो तुम्हें और अम्मी को इतने अंधेरे में घर से निकलना पड़ा। बस इस वक्त मेरा बड़ा जी चाह रहा था कोई तो हो हमारे पास। और मुझे इस वक्त खुर्शीद मलिक का भी ख्याल आया था, अगर वो आप ही से शादी कर लेते तो हम आज यूं अकेले ना होते। छोड़ो बाजी, तुम भी किस फजूल शख्स का जिक्र ले बैठी। सोने से पहले अच्छे अच्छे ख्यालात जहन में लाने चाहिए, वरना रात को डरावने ख्वाब नज़र आया करते हैं।
आखिर में इसने ज़रा मजाक का रंग इख्तियार कर लिया था कि तस्कीन बहुत संजीदा हो चली थी। प्रोफेसर साहब के यहाँ हमेशा से सुबह सवेरे उठने का मामूल रहा था। सुबह अजान के साथ ही घर के सब अफराद बेदार हो जाते। नमाज कुरान से फारिग होकर बहजत किचन में आ जाती। दोनों लड़कियां कोई न कोई किताब ले बैठती या फिर यूनिफॉर्म प्रेस करने लग जाती। प्रोफेसर साहब और जुबैदा बेगम अपने लॉन में आ जाते। प्रोफेसर साहब तो बीमारी की वजह से बाहर नहीं आ सके कि हल्का दर्द अब भी महसूस करते थे। बाकी के अहले खाना रोज़मर्रा की मसरूफियात में घिरे हुए थे। रैना ने 2 बार कहा, हमारे मेहमान साहब नहीं जागे। अम्मी ने सुना तो बोली, रात मेरे साथ वो भी काफ़ी देर जागता रहा है, अब उसे सोने दो। रात अब्बा की तबीयत तो ठीक रही ना? तस्कीन ने पूछा। हाँ, खुदा ताला ने बड़ा फजल किया, वो पहले से बहुत बेहतर हैं। आरिश के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। इस बच्चे ने भी बड़ा हौसला बढ़ाया है मेरा। फिर वो किचन में आई और बोली, आरिश अभी सो रहा है बेटी, तुम बाकी सबका नाश्ता तैयार कर लो, मगर उसके लिए अभी नहीं बनाना, पता नहीं कब तक उठेगा। ठीक है अम्मी। बेजत ने इस बात में सर हिला दिया। दोनों बहनों को कॉलेज जाने तक यही फिक्र रही कि अब तक सो क्यों रहा है। वो जाने से पहले इसे देखना चाहती थी, ऐसे ही बस बगैर किसी वजह के, मगर वो बेदार ही नहीं हुआ। तांगा आ गया और वो दोनों चली गईं। बहजत ने किचन का काम निपटाने के बाद किचन की सफाई और फिर घर की सफाई भी कर ली, मगर वो बेदार नहीं हुआ। पता नहीं कब तक जागेंगे ये आरिश साहब, वो जुबैदा बेगम के कमरे में आकर कह रही थी। क्यों, कोई काम है उससे? जुबैदा बेगम का पसंदीदा मशगला फारिग औकात में घरेलू नावल पढ़ना था। इस वक्त भी चूंकि प्रोफेसर साहब दवा लेकर सो चुके थे तो वो इत्मीनान से नावल पढ़ने में मशगूल थी। मुझे उससे तो क्या काम हो सकता है, बस इस इंतज़ार में हूँ कि उसके लिए नाश्ता बनाने के बाद कोई और काम लेकर बैठूँ। तुम अपना काम कर लो, जब आरिश उठेगा नाश्ता मैं बना दूंगी। नावल पढ़ते हुए आपके लिए उठना कितना मुश्किल होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए आप रहने दें। वो जब भी बेदार होगा मैं अपना काम छोड़कर नाश्ता बना दूंगी। इसने मुस्कुराकर कहा था। हाँ ठीक कहती हो, जब मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो उठना अच्छा नहीं लगता, मगर इस बच्चे की बात और है, इसने बड़ा ख्याल किया है, वरना आज के दौर में कौन किसी का इतना ख्याल करता है। अब देख लो, प्रोफेसर साहब के कितने शागिर्द हैं, बहुत सौ की उन्होंने माली लिहाज से भी मदद की है, मगर किसी से इतना भी नहीं होता कि साल पीछे फ़ोन करके हाल अहवाल ही पूछ लें। हालांकि अच्छी तरह इल्म है कि प्रोफेसर साहब का तो कोई बेटा भी नहीं है। अम्मी, बेटा ना होना क्या इतनी बड़ी महरूमी है? माँ को आज़रदा देखकर इसने समझाने की कोशिश में सवाल उठाया था। शायद नहीं है, मगर मैं क्या करूँ, मेरे दिल में बड़ा अरमान था बेटे का, मगर इसी अरमान में तुम 3 बहनें आ गई, वो नहीं आया। हम अच्छी नहीं लगती आपको? वो माँ की मोहब्बत की अच्छी तरह पहचान रखती थी, बस यूं ही खफगी दिखा रही थी। कैसी बात करती हो तुम तीनों, तो मेरी आंखों का नूर हो। बस मैं सोचती हूँ बेटा होता तो वो तुम तीनों का मुहाफिज होता, ढाल बन जाता तुम तीनों के लिए। किचन में कुछ खटका हुआ था। जुबैदा बेगम बोली, तुम ज़रूर दरवाज़ा खुला छोड़ आई होगी, बिल्ली घुस गई होगी। देखो तो क्या ख़राब किया है उसने। बहजत जल्दी से अपनी जगह से उठकर किचन में आई। दरवाज़ा खुला सामने उसे खड़ा देखकर मुस्कुरा दी। जी चाहा यहीं से माँ को आवाज़ दे और कहे बिल्ली नहीं बिल्ला है, और वो भी बहुत बड़ा सा। मगर नुकसान कोई नहीं हुआ, खाली पतीली गिराई है उसने। मुझे बुलाने का ये अच्छा तरीका है। वो भी कुछ खज्जल सा था तो बेइज्जत को शरारत सूझी। पता नहीं आप बर्तन कैसे रखती हैं, एक को हाथ लगाओ दूसरा गिर पड़ता है। सारा इल्ज़ाम इस पर धर दिया। क्या कर रहे थे आप यहाँ? मैं तो आपके इंतज़ार में ही बैठी थी, मैं नाश्ता बनाने लगा था। उसने फर्श से पतीली उठाकर जगह पर रखी। पहले भी कभी खुद नाश्ता बनाया है? कई बार, बल्कि अक्सर। जवाब देकर वो फ्रिज की तरफ मुड़ा। बेइज्जत भी दरवाज़ा छोड़कर आगे आ गई और बोली, जाकर आराम से कमरे में बैठे, नाश्ता मैं बना देती हूँ। बस ये बता दें नाश्ते में लेंगे क्या? सुबह सुबह मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता, बस 1-2 स्लाइस, अगर कोई जूस हो सके तो वो, और एक हाफ फ्राई अंडा और चाय। बेइज्जत ने याद दिलाया। हाँ वो तो खैर होगी ही। ठीक है, आप अपने कमरे में जाकर इंतज़ार करें, मैं लेकर आती हूँ। बेइज्जत घर में बड़ी बहन थी, मिजाज में संजीदगी और कुछ बुजुर्गी सी आ गई थी। वो इसी अंदाज में आरिश को भी मुखातिब कर जाती थी। आंटी कहाँ हैं? उसने जाते जाते पूछा। वो अपने कमरे में नावल पढ़ रही हैं। अच्छा, फिर तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आपसे तो बहुत प्यार करती हैं, आप इनके पास जाकर बैठेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वह इस बात में सर हिलाकर चला गया। बेइज्जत नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई। वो इनके यहाँ 1-2 रोज़ रुकने के इरादे के साथ आया था, मगर अब इसे 4 दिन हो गए थे। प्रोफेसर साहब अब ठीक थे, इसे पढ़ा भी रहे थे, और बेगम साहिबा की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो बस यहीं रह जाए। दिन में कई बार कहती, आरिश के आ जाने से कितनी रौनक हो गई है। बेइज्जत की संजीदगी और रंजीदगी में कमी होते होते इतनी हो गई थी कि नामो निशान मिटने को था। रहना से उसकी बहसें, ज़रा ज़रा सी बात पर शर्त लगा लेना, तस्कीन का मुतमईन अंदाज कि अब हम अकेले नहीं हैं, और घर के दरो दीवार पर बरसों से छाई खामोशी का टूट जाना, सब कितना अनोखा और हैरान कुन था।
क्या कोई एक शख्स इतना कुछ कर सकता है? किसी एक के आ जाने से यूं सब कुछ बदल जाता है? गर्मी बहुत थी, मगर फिर भी अक्सर जब बहजत खाना बना रही होती तो वो किचन में उसके पास आ जाता और उसका यूं आकर करीब खड़े होकर बातें करना बहजत को कितना अच्छा लगता था। वो पुराने जख्म भूलने लगी थी। अब तो अक्सर वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती और रैना को तो जैसे अपना हम मिजाज मिल गया था। वो भी रैना की तरह छोटी बातें बहजत और तस्कीन के लिए थीं। को एंजॉय करता था। टीवी पर म्यूजिक के उल्टे सीधे प्रोग्राम, कार्टून और इश्तहारात दोनों बड़ी दिलचस्पी से देखते और तबसरे भी खूब होते। आरिश, जब आप चले जाएंगे तो मैं बहुत बोर हुआ करूंगी, रहना अक्सर इससे कहती। फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जा रहा, चलो एक बाजी कैरम की हो जाए, आज तुम्हें हराने को बड़ा जी चाह रहा है। अच्छा जी, बड़े आए कहीं से हराने वाले। वो इस बात पर उछल पड़ती और मुकाबले के लिए तैयार हो जाती, मगर अक्सर ऐन मौके पर प्रोफेसर साहब आ जाते और आरिश को पढ़ने के लिए अपने कमरे में जाना पड़ता। कई बार बेगम साहिबा टोकती, आप तो बच्चे को हर वक्त पढ़ने पर मजबूर करते हैं, कोई वक्त तफरीह के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने कभी बेगम के इस बात का जवाब नहीं दिया। आरिश पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला जाता तो वो दोनों लड़कियों को भी किताबें खोलने का मशवरा देकर अपने कमरे में चले जाते। इस रोज़ गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। तस्कीन सोई नहीं पड़ती रही, फिर कपड़े प्रेस करके वॉशरूम में चली गई। नहाने के बाद वो गीले बाल पुश्त पर डाले कमरों के दरमियान बनी राहदारी में आ खड़ी हुई। इसे रैना के जागने का इंतज़ार था। सोच रही थी, रैना अगर वक्त पर जाग जाए तो आज मैं इसे साथ लेकर अपनी दोस्त बीना की तरफ चली जाऊं। उसे पता नहीं चला कब जाली का दरवाज़ा खोलकर आरिश राहदारी में आया था और उसकी पुश्त पर खड़ा लंबे खूबसूरत बालों को सताइश भरी नज़रों से देख रहा था। वो तो बेइज्जत के कमरे में जाने के इरादे से मुड़ी थी और फिर सामने इसे देखकर कुछ घबरा गई थी। दुपट्टा बेनियाजी से दाएं शाने पर डाले वो तो अपने तई यहाँ बिल्कुल अकेली थी। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आप हैं ही बहुत खूबसूरत। आरिश का वही मखसूस अंदाज था। इसके लहजे से कुछ भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था, मगर जुमला ऐसा था जिसने तस्कीन जैसी लड़की का दिल धड़का के रख दिया। इसके चेहरे की रंगत पहले से कहीं ज़्यादा दमक उठी और पलकें झुक गईं। मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की आज से पहले नहीं देखी। वो बड़ी संजीदगी से तारीफ कर रहा था। इसकी निगाहें सिर्फ 27 लिए हुए थीं और तस्कीन के लब थरथरा कर रह गए थे। वो तो बेइज्जत आपी के कमरे में जा रही थी, मगर अब ये मुमकिन ही कहाँ था। पता नहीं चेहरे पर कितने रंग थे। वो इस हालत में इन रंगों में नहाई, इनसे सजी बनी भला कैसे आपी के कमरे में जा सकती थी। आरिश जिसके करीब से गुजरकर आगे बढ़ा और यहाँ साइड पर रखी ट्रॉली से किताब उठाकर वापस चला गया। शायद सुबह उसने किताब यहाँ रख दी होगी और अब वहीं लेने इधर आया था। तस्कीन अपने कमरे में वापस आ गई। रैना अभी सो रही थी। वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और बड़ी तवज्जो और खुशी के आलम में आरिश के कहे जुमलों को दोबारा से बारह सुनने लगी। वो खूबसूरत थी, इसकी तारीफ कॉलेज में अक्सर लड़कियां करती थीं। जब भी कॉलेज में कोई ड्रामा स्टेज करने का प्रोग्राम बनता तो हीरोइन के लिए सबसे पहले इसका नाम लिया जाता, मगर इसे अदाकारी से दिलचस्पी नहीं थी। इसमें इतना एतमाद था ही नहीं कि वो इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर सकती। हमेशा वो माजरत कर लेती, मगर तारीफ़ी जुमले साथ साथ रहते। ऐसा असर तो कभी किसी के कहने पर नहीं हुआ था। वो बड़े सादा मिजाज की खुले दिल वाली लड़की थी जिसे हुस्न पर मान नहीं था, बस अल्लाह की इस देन पर वो उसका शुक्र बजा लाती थी। आज आरिश के जुमले ने इसे यूं चौंकाया जैसे अपनी बेपनाह खूबसूरती का एहसास पहली बार हुआ हो, जैसे इसे आज अंदाज़ा हुआ हो कि हुस्न कितनी बड़ी ताकत और कैसी दौलत है। वो कुछ देर बिस्तर पर लेटी रही, फिर उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई और इसे अपने बाल पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार महसूस हुए। एक एक नक्श बोलता हुआ और रंग कैसे चमकता हुआ साफ शफाफ। वो मुस्कुरा दी और बड़ी ही आसूदगी से गहरी सांस खींची। इसका जी चाहा वो एक बार फिर आरिश के सामने जा खड़ी हो और वो फिर कोई खूबसूरत सा जुमला इसके आंचल से बांध दे। वो कहता रहे, तस्कीन सुनती रहे। उस शाम बहजत चाय के साथ समोसे बना रही थी। 2 बार तस्कीन को मदद के लिए बुलाया, मगर वो सुनी अनसुनी करके सबके साथ लॉन में बैठी रही। आज इसका दिल आरिश के सामने से उठने को नहीं चाह रहा था। उसने 1-2 बार खुद आरिश को मुखातिब किया, हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। वो तो नहीं गई। रैना किचन में आपी के पास चली गई। जिस वक्त रैना और बहजत चाय के साथ बाहर आई, तस्कीन आरिश की कोई बात पूरी दिलचस्पी और इन्हमाक से सुन रही थी। बेटा तस्कीन, एक गिलास पानी तो पिलाओ। प्रोफेसर साहब के कहने पर इसे उठना पड़ा। रैना की कुछ सहेलियां आ गईं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ इनकी तरफ लपकी। तब आरिश ने बहजत से कहा, आज मेरा दिल समोसे खाने को चाह रहा था। मुझे हैरत है आप बगैर कही ही मेरे दिल की बात कैसे जान गईं। वो धीरे से मुस्कुरा दी। उसका दिल समोसे खाने को चाह रहा था और इसने बना दिए। सारी थकन किचन में खाई गर्मी का असर ज़ाइल हो गया। मेहनत वसूल हो गई। वो तो समझ बैठी थी खुर्शीद मलिक के जाने के बाद अब इसका दिल कभी आबाद नहीं हो सकेगा। ज़िंदगी अंधेरों में तमाम हो जाएगी।
मगर इस शख्स के आ जाने से, जिसका नाम आरिश था और जिसने कभी कोई ऐसा वाज़िया इशारा दिया ना किसी बेताबी का इजहार किया, जिसका हर अंदाज एक अभाम लिए हुए था, वो बात करता तो ये सोचती रह जाती, पता नहीं उसने मजाक के रंग में कहा था या वाकई वो संजीदा था। और वो तो बस एकदम से बदल गई। इसके मिजाज में आने वाली इस वाज़िया तब्दीली को रैना और तस्कीन ने भी महसूस किया और वो खुश थीं। आप ही अब पुराना ज़ख्म भूलने लगी हैं। जब तस्कीन पानी लेकर आई तब वो समोसा खा रहा था और बेहद तारीफ़ कर रहा था। बहजत कह रही थी, बनाए मैंने हैं मगर रैना ने भी कुछ हाथ तो ज़रूर बटाया है। तब तस्कीन को अफसोस हुआ, अगर वो आप ही के बुलाने पर किचन में चली जाती तो कुछ तारीफ़ इसके हिस्से में भी आ जाती। आरिज को अच्छे और चटपटे खानों का शौक़ है। ये ठीक है कि किचन का काम आप ही करती हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं। कल चाय के साथ मैं ज़रूर कुछ न कुछ बनाऊंगी। वो बेहजत से कह रहा था, बहुत काम करती हैं आप, थकती नहीं? जवाब में जो बेहजत ने कहा तस्कीन ने नहीं सुना। वो तो बस इसी वक्त सोच बैठी थी, सुबह नाश्ते से लेकर रात गए तक तमाम काम मुझे करना है। और सुबह वाकई इसने ऐसा किया। बेहजत कई बार किचन में आई, हाथ बटाने की कोशिश की, मगर इसने कह दिया, मेरा दिल चाह रहा है, तमाम काम मैं खुद ही करूँगी। रैना और आरिज कसौटी खेलते रहे। आरिज 2 बार इससे हारा। रैना ने खूब मज़ा लिया, मजाक भी उड़ाया। तब इस बेतहाशा खुश होती और हसीन लड़की को देखकर आरिज ने कहा, रैना तुम इस घर में सबसे मुख्तलिफ हो। क्या मतलब? वो समझी नहीं। मुख्तलिफ होने से आखिर इसकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है तुम अपनी बहनों के मुकाबले में बहुत जिंदा दिल, ज़हीन और बोल्ड लड़की हो। और सच तो ये कि तुम इस घर की रौनक हो। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। समझ में नहीं आया इस तारीफ पर क्या कहे। अगर तुम यहाँ ना होती या बाकी सब की तरह होती तो शायद मैं यहाँ आकर इतना खुश ना रहता। अब तो मुझे लगता है हम बचपन के दोस्त हैं। और रैना को कल आने वाली अपने दोस्तों की बातें याद आ गई थीं। इन्होंने आरिश को देखा था और बड़ी बेताबी से इसके बारे में सवाल किए थे। फिर रैना से कहा था, ये तो तुम्हारे साथ जचता है। इनकी बात इसको अच्छी तो लगी थी, मगर सुनकर खफगी का मसनूई इजहार किया था। कहा था वो अब्बा का शागिर्द है, चंद रोज़ के लिए हमारे यहाँ आया है, फिर चला जाएगा। मत जाने दो, रोक लो उसे हमेशा के लिए। नीलम ने बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया था। फिर सब हंस पड़ी थी और आज ये इसकी कितनी तारीफ़ कर रहा था। क्या दोस्तों की कही बातें सच हो सकती हैं? बहजत सुई धागा और अम्मी का कुर्ता लिए इधर आई तो आरिज ने इसे भी कसौटी खेलने की दावत दी। फिर रैना से बोला, ये पार्टनर होंगी, फिर देखता हूँ तुम मुझे कैसे हराती हो। क्यों भला, ये क्या बात हुई? बेशक आप ही के साथ साथ बाजी को भी बुला लें, मुझसे जीत नहीं सकते। और आप ही को साथ मिलाकर ना इतराएं, इन्हें तो शायद इस खेल के रूल का भी इल्म नहीं होगा। रैना का अंदाज सादा सा था, मगर बेहजत को लगा वो इसे नीचा दिखाना चाह रही है, मजाक उड़ा रही है इसका। अगर ऐसा महसूस न करती तो माजरत करके अलग बैठ जाती, खेल में हिस्सा न लेती। मगर अब इसने झट हामी भर ली और आरिश के बराबर में बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। खाना इतना अच्छा नहीं बना था जितना कि बहजत बनाती थी। रैना ने तो साफ कह दिया, आज खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, जिसका तस्कीन ने बुरा भी माना। आरिज और बाकी अफराद खाना ने कोई तबसरा नहीं किया। क्या ख्याल है, खाने के बाद ज़रा कुछ दूर तक चला ना जाए? यहाँ रोड बिल्कुल साफ़ होती है और कल मैंने देखा था कुछ और लोग भी टहलने निकले हुए थे। आरिज की बात से तीनों लड़कियों को मुकम्मल इत्तेफाक था, मगर वो अब्बा की तरफ देख रही थीं कि जो उन्होंने कहना था मानना तो वही था। मैं तो ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकता, इसलिए घर पर ही आराम करूँगा। तुम बच्चियों और अपनी आंटी के साथ चले जाओ। मैं भी कहाँ जाऊँगी, इस वक्त घर में रहती हूँ। आपके साथ बच्चियाँ चली जाती हैं। आरिश के साथ जुबैदा बेगम ने भी इनकार कर दिया। वो तीनों रात के खाने के बाद आरिश के साथ बाहर आ गईं। यहाँ दूर दूर तक कुछ घर तो थे जिनके मकीन अक्सर रात को, खसूसन गर्मियों में, सैर को निकला करते थे। बच्चों के ग्राउंड में इस वक्त काफ़ी रौनक हो जाती थी, मगर ये लोग कहाँ आती जाती थी। प्रोफेसर साहब की दिलचस्पी किताबों और टीवी पर अदबी सियासी प्रोग्रामों तक महदूद थी। बेगम साहिबा को ना तो सैर वैर का कोई शौक़ था, ना ही इनसे ज़्यादा चला जाता था। पर्दादार लड़कियां कहाँ अकेली बाहर निकलतीं। आज भी जुबैदा बेगम ने तीनों से कहा था कि वो चादर अच्छी तरह ओढ़ कर जाएं। अम्मी, रात का वक्त है, सड़क पर रोशनी भी कम होती है, भला किससे खतरा है आपको? रैना ने एहतजाज किया था, जबकि बड़ी दोनों खामोश थीं। बस जो कह दिया है इस पर अमल करो। और तुम दोनों तो पर्दादार लड़कियां हो, घर से निकाब गिराकर बाहर निकलती हो। तुम तो बहुत एहतियात करना, इन्होंने बहजत और तस्कीन से कहा। दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। जब वो आरिश के साथ बाहर आई तो हल्की मगर ठंडी वाली हवा चल रही थी। हर सू खामोशी का राज था, मगर इस खामोशी से इन्हें खौफ महसूस नहीं हुआ, ना ही वीरानी का एहसास हुआ। वो बड़ी खुश और मुतमईन थीं। रहना आरिश के दाएं साइड पर, तस्कीन बाएं तरफ और तस्कीन के साथ बहजत थी। रहना तो हस्बे आदत बोल ही रही थी। आज ये दोनों भी कुछ न कुछ कह देने की कोशिश में थीं। आरिश सुन भी रहा था, अपनी कह भी रहा था। कितना अच्छा लग रहा है इस वक्त यहाँ रोड पर टहलना
और वह देखो वहाँ कुछ और लोग भी हैं। बहजत ने इशारा किया। हाँ, हर कोई आप लोगों की तरह बदसलूक थोड़ी है, लोग तो रोज़ निकलते हैं। आरिश के कहने पर तस्कीन बोली, आपको तो पता है पर्दा करती हैं हम, और हमारे घर का माहौल भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि अकेली कहीं आए जाएं। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस ये है हमारी ज़िंदगी। वो तो आपने कहा तो आज अम्मी अब्बा ने इजाज़त दे दी, हम आपके एहसानमंद हैं। बेहजत मुस्कुराई। लो भला एहसान वाली क्या बात है, अगर आज भी सैर को ना आते तो कौन समझ जाते। रैना ने अपनी मखसूस तेज़ी से कहा और आरिश हंस पड़ा। फिर बोला, बस मेरी तुम्हारी दोस्ती की वजह तुम्हारी यही बातें हैं। मैं भी छोटी छोटी बातों पर एहसानमंद नहीं हुआ करता और अपनी बात कह देने का आदी हूँ। बेहजत की बात के जवाब में रैना का यूं कहना और आरिश का इसे दाद देना बेहजत को कुछ शर्मिंदा और उदास कर गया। इसकी समझ में नहीं आया जवाब में अब वो क्या कहे। तस्कीन भी खामोश थी और आरिश के बराबर चलते सोच रही थी। रहना ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। ये आरिश के साथ भी कितनी बातें कर लेती है। जब मैं इस उम्र की थी तो अम्मी ने मुझे बुर्का उड़ा दिया था। हालांकि मेरा मिजाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना मैं किसी के सामने आती थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती थी। रहना को तो फ़ौरन बुर्का उड़ाने की ज़रूरत है। मैं अम्मी से बात करूँगी, मगर ज़रूरी नहीं कि रहना अम्मी की बात मान भी ले। वो अपनी बात मनवाने की आदी है। और आरिश ने भी तारीफ़ की है, उसे भी ऐसी ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। हालांकि ये अच्छाई तो नहीं, मगर पता नहीं आरिश को क्यों इसकी ये आदत अच्छी लगी है। तस्कीन, क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं, अच्छा नहीं लग रहा क्या? आरिश ने इसकी खामोशी को महसूस किया था और वो इससे पूछ रहा था। तस्कीन ख्यालात से बाहर आ गई, एक नज़र आरिश पर डाली। वो जवाब तलब निगाहों से इसे देख रहा था। तस्कीन के लबों पर आसूदा सी मुस्कुराहट दौड़ गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए बाजी की ज़ुबान तंग हो गई है। असल में ऐसा हसीन नज़ारा ज़िंदगी में पहली बार देख रही हैं। रैना ने कहका लगाया। क्यों, रोज़ाना इसी रास्ते से तो कॉलेज आते जाते हैं हम। तस्कीन ने तेज़ी और संजीदगी से कहा। तब तो दिन का वक्त होता है, फिर तुमने चेहरे पर निकाब गिराई होती है, जिसकी वजह से हर शायद धुंधली दिखाई देती है। अब तो ना सिर्फ रहना बल्कि आरिश भी हंस पड़ा था। मैं अम्मी से कहूँगी तुम्हें भी बुर्का उड़ा दें, इसने जलकर कहा था। और मैं तो जैसे पहन ही लूँगी, है ना? ये क्या बहस शुरू कर दी है तुम दोनों ने? आखिर बहजत को टोकना पड़ा। हाँ भाई, मौजू चेंज होना चाहिए, हम लड़ने के लिए तो नहीं आए। आरिश के कहने पर तस्कीन शर्मिंदा हो गई और बोली, हम लड़ तो नहीं रहे थे, मैं तो इसे समझा रही थी। ये और बात के अंदाज लड़ाई वाला हो रहा था। आरिश के कहने पर बहजत और रैना दोनों हंस पड़ी। तस्कीन समझ नहीं सकी, उसने मजाक किया है या वो संजीदगी से कह रहा है। खुद पर अफसोस ज़रूर हुआ। आरिश के सामने ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? हम लोग रोज़ाना आया करेंगे सैर के लिए। ये फैसला रैना का था। आरिश कहने लगा, पता नहीं मैं कब तक यहाँ हूँ, शायद कल परसों ही वापस चला जाऊँ। क्यों, ये अचानक ऐसा फैसला क्यों कर लिया? तीनों ने यकजुबान होकर पूछा था। डैडी इस्लामाबाद से आ जाएंगे, फिर तो मुझे घर जाना ही है ना? इसके जवाब पर तीनों चुप सी हो गईं। पता नहीं क्यों उन्होंने ये सोच लिया था अब आरिश यहीं रहेगा इनके पास, वो कहीं नहीं जाएगा। आप अंकल गनी से कह दें कि एग्ज़ाम की तैयारी तक यहीं अब्बा के पास रहेंगे, ताकि जिस वक्त हेल्प की ज़रूरत हो मिल सके। रैना की इस बात से तीनों बड़ी बहनों ने भी इत्तेफाक किया। आरिश कुछ नहीं बोला इस बारे में, जबकि वो इसकी राय जानने को बेताब थीं। शायद कुछ सोच कर जवाब देंगे, इन्होंने यही कयास किया था। अम्मी तो आपको बिल्कुल बेटों की तरह चाहने लगी हैं, वो आपके यहाँ रहने से बहुत खुश हैं। तस्कीन अपने दिल का हाल तो नहीं बता सकती थी। मैं जानता हूँ आंटी बेटे की कमी को बहुत महसूस करती हैं। मेरी जगह अगर कोई और आकर यहाँ ठहर जाता तो वो उसे भी इतना ही प्यार करती। वही बेरहमी से सच्चाई बयान कर देने की आदत एक बार फिर इन तीनों को शर्मिंदा कर गई थी। कुछ देर के लिए वो जवाब में कुछ नहीं बोली। फिर इस खामोशी को रैना ने तोड़ा। वो कह रही थी, मेरी अम्मी बहुत मेहमान नवाज और मुखलिस खातून है, और फिर इस दुनिया में सारे रिश्ते गर्ज के ही तो हैं। इंसान अकेला रह ही नहीं सकता, इसे दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। वो ग्रोह की सूरत में ही जिंदा रह सकता है। मेरे सौतेले भाई आजकल बहुत खुश होंगे। आरिश को पता नहीं वाकई घर याद आया था या बात बदलने को कह रहा था, इसलिए कि आप यहाँ हैं। तस्कीन ने कहा, हाँ तो और क्या, आजकल तो इन्हें खुली छुट्टी मिली होगी, जो मर्जी करें, जहाँ जी चाहे जाएं। कोई डैडी से शिकायत लगाने वाला नहीं। वो तो ज़रूर दुआ करते होंगे कि मैं जहाँ हूँ वहीं रह जाऊँ, कभी वापस ना आऊँ। और इनकी जो मम्मी है, इन्हें तो बड़ा तजस्सुस होगा कि आखिर मैं गया कहाँ हूँ। खुश होने से ज़्यादा वो इस बात पर परेशान होंगी कि डैडी ने कहीं अमेरिका तो नहीं भिजवा दिया। वो ख़यालों में सौतेली माँ का परेशान मुतजस्सिस चेहरा देख रहा था। जब ही तो हंसा था। क्या वो नहीं चाहती कि आप अमेरिका जाएं? नहीं, इनकी ख्वाहिश है कि ये सादत पहले इनके सगे बेटे को हासिल हो जाए।
हर मामले में हमारे दरमियान मुकाबला सा रहता है। ये तो शुक्र है पढ़ाई में वो मुझसे भी गए गुजरे हैं, वरना तो मुझे हर क्लास में टॉप करना पड़ता। अंकल गनी बेचारे तो फिर सब की तरफ से ही फिक्रमंद रहते होंगे। हाँ, मगर उन पर डैडी का बस नहीं चलता। ज़रा कुछ कह दे तो माँ दरमियान में आ जाती है। इनकी तरफ से डैडी मायूस हो चुके हैं, इसलिए आप सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता किए बैठे हैं। माँ बाप को औलाद से तवक्कात तो होती हैं और ये इनका हक भी है। आखिर वो इतनी मेहनत से औलाद को पालते पोसते हैं। मेरा ख्याल है रैना, तुम अच्छी वकील बन सकती हो। दलाइल देने तुम्हें खूब आते हैं। वो तारीफ कर रहा था। दिल ही दिल में दोनों बहनों ने भी सराहा और अपनी इस कमज़ोरी पर ख़ुद को बुरा भला भी कहा। रैना इनसे छोटी होकर इतने एतमाद से बात कर सकती है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती। हम रैना जैसी क्यों नहीं है। आप दोनों क्या सोच रही हैं? कुछ देर तो रैना और आरिज ही आपस में बातें करते रहे। फिर आरिज ने इनकी मुसलसल खामोशी को महसूस करके पूछा। तस्कीन ने पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा। वो मुखातिब तो दोनों से था मगर देख किसी को रहा था। तो मेरे ना बोलने को इसने महसूस किया है। एक खुशगवार सा एहसास इसके चारों तरफ फैल गया। सुबह बहजत किचन में थी जब वो दरवाजे पर आकर हल्के से खंकारा। इसने मुड़कर देखा और बोली, हैरत है आज आपकी सुबह इतनी जल्दी कैसे हो गई? सर में दर्द है इसलिए आंख खुल गई। मैं चाय के लिए इधर आया था। वैसे मुझे पूरा यकीन था आप किचन में होंगी और मुझे बहुत अच्छी चाय मिल जाएगी। बहजत आपके हाथ में बहुत जायका है। जो भी बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं। चाय के साथ कोई टैबलेट भी लेंगे? उसकी तारीफ ने बहजत को कुछ नर्वस सा कर दिया था। नहीं, सिर्फ चाय और कोई अच्छी सी बात। वो कुर्सी खींचकर यहीं किचन में बैठ गया। इस वक्त लॉन का मौसम बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ बैठ गए हैं? हाँ वाकई अच्छा, फिर चाय बनाकर मुझे लॉन में दे देना। वो फ़ौरन उठकर चला गया और बहजत को अपनी बेवकूफ़ी पर सख्त अफसोस हुआ। भला कोई मुझसे पागल भी होगा। वो यहाँ बैठा था और मैंने कहा जाओ लॉन में चले जाओ। चाय का पानी चूल्हे पर रखते हुए वो खुद से शदीद खफा थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने मुड़कर देखा। आरिज एक बार फिर खड़ा था और कह रहा था, लॉन में मौसम तो बहुत अच्छा है मगर बात करने वाला कोई नहीं। क्या इस वक्त तस्कीन और रैना सो रही हैं? बहजत जानती थी दोनों जाग रही हैं और पढ़ने में मसरूफ़ हैं, मगर बताया नहीं बोली। मुमकिन है वो अभी सो रही हों। चाय अभी बन जाएगी, इतनी देर आप किचन में ही बैठ जाएं। वो आकर बैठ गया और बोला, एक बात बताएं बहजत, सारा दिन किचन में खड़े खड़े आप थकती नहीं हैं? यह हमदर्दी उसे बहुत अच्छी लगी। बोली, मजबूरी है, अगर मैं नहीं करूँगी तो अम्मी को करना पड़ेगा और अम्मी अक्सर बीमार रहती हैं। इतनी गर्मी में वो यहाँ काम करें, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। बाकी तस्कीन और रैना को किचन में कोई ख़ास लगाव नहीं है। आप बहुत हसास लड़की हैं, सबका ख्याल रखती हैं। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं और आप जैसों की कदर भी बहुत कम होती है। शायद लोग खिदमत, हमदर्दी और मोहब्बत को हक समझकर वसूल करते हैं और बदले में कुछ देना ज़रूरी नहीं समझते। वो आज़रदा हो गई थी कि किस्मत ने इसके साथ वाकई बड़ा दाव खेला था। उस जैसी लड़की जिसकी दुनिया बड़ी महदूद थी, उसके दर पर जो पहली दस्तक हुई तो इसने दिल दरवाज़ा खोल दिया। मगर अफसोस, तमाम उम्र रहने का वादा करके वो ख़ुद 2 दिन में ख्वाब हो गया। हाँ, आजकल खलूस की कदर करने वाले बहुत कम हैं। आरिज ने इत्तेफाक किया, फिर बोला, मैंने सवेरे सवेरे कोई अच्छी बात सुनाने को कहा था, आप तो उदास होकर बैठ गई हैं। सॉरी, मैंने आपको बोर कर दिया। बहजत को दिली अफसोस था और ख़ुद पर गुस्सा भी। वो निचला लब दांतों तले दबाए अब चाय की तरफ देख रही थी। लगता है कोई खुशगवार बात आपको आती ही नहीं। वो असल में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। वो बेबसी से हंस पड़ी, फिर चाय कप में उड़ेलने लगी। आरिज ने कप उठाया और लॉन में चला गया। पीछे उसके लिए फिर अफसोस ही रह गया। लॉन में रहना मौजूद थी, हाथ में किताब पकड़े टहल टहल कर कुछ याद कर रही थी। इस पर निगाह पड़ी तो आंखें मलीं, फिर 2-3 बार झपकी और बोली, नहीं ये ख्वाब नहीं है, आप वाकई आज जल्दी बेदार हो गए हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के इस अहम वाक़ये के पीछे वजह क्या है? वो हंस पड़ा और बोला, रहना तुम बहुत दिलचस्प लड़की हो। ये मेरी बात का जवाब तो नहीं। इसने किताब बंद कर दी और उसे कंपनी देने को तैयार थी। रात को ठीक से सो नहीं सका। सुबह सर में दर्द होने की वजह से बिस्तर छोड़कर किचन का रुख करना पड़ा। बहजत से चाय बनवाई है। अब तबीयत कैसी है? वो पूछ रही थी। तुम्हारी बातों ने अच्छा असर डाला है। ओह, तो अगर ये बात थी तो पहले ही मेरे कमरे का दरवाज़ा पीट डालते और कह देते मुझसे बातें करो। पहले ख्याल ही नहीं आया। अच्छा, आप जहन में रखना, जब भी कोई तकलीफ़ हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हवा कैसी ठंडी है, लगता है आज गर्मी नहीं होगी। रैना को इसकी बात सुनकर बड़े ज़ोर की हंसी आई। इसमें हंसने वाली क्या बात है भला? इसने मसनूई खफगी का इजहार किया। हंसने वाली बात तो है, जिसने पहली बार सुबह देखी हो वो ऐसी ही बात करेगा।
जनाब, हर सुबह ऐसी ही दिलकश, इतनी ठंडी और महकी हुई होती है, और फिर जब तक आप बेदार होते हैं तब तक दिन अपने अरूज पर पहुंच चुका होता है। तपता सूरज और गर्म हवा, देख लेना आज का दिन भी ऐसा ही होगा। अभी तो सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला। बहजत किचन में है। क्या तुम लोग इतनी सवेरे नाश्ता कर लेते हो? नहीं खैर, इस वक्त तो नाश्ते की कोई तुक नहीं बनती। बस ये हमारी बहजत आप ही काम में थोड़ी सुस्त है, इसलिए इतनी जल्दी घुस जाती हैं किचन में। इनकी जगह मैं हूँ तो 10 मिनट में सब तैयार कर लूँ, मगर अफसोस कि मैं होती नहीं हूँ। इतनी खूबसूरत सुबह किचन में बर्बाद कर देना कोई अक्लमंदी नहीं है। रैना ने खुश होकर सर हिलाया और बोली, यही बात मैं भी कहती हूँ तो सबसे डांट पड़ती है। वैसे मैं किसी की डांट का बुरा नहीं मानती, असल में बचपन से डांट खा रही हूँ तो अब आदी हो चुकी हूँ। वैसे भी इनकी डांट डपट से अपना क्या बिगड़ता है, करती तो मैं वही हूँ जो मेरा दिल चाहता है। बहुत अच्छा करती हो। इंसान एक ही बार तो दुनिया में आता है और ये जीवन भी दूसरों के कहने पर गुजार दे, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं। मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। डैडी डांट डपट करते हैं, मैं इतनी देर कुछ और सोचता रहता हूँ, बल्कि अक्सर तफरीही प्रोग्राम में इसी वक्त मैं बनाता हूँ। रैना खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, वेरी गुड, आपने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया है, वरना मैं तो डांट डपट के इस तमाम अरसे में इस इंतज़ार में ही रहती हूँ कि कब ये डांट ख़त्म होगी और मैं अपने कमरे में जाऊँगी। रहना, अम्मी से पूछो चाय लेंगी? बेहजत ने बरामदे में आकर इसे आवाज़ दी। तुम खुद पूछ लो ना आपी, हम इस वक्त बहुत अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। किस मौजू पर? बेहजत को भी दिलचस्पी हुई। तुम्हारे मतलब का नहीं है। रहना हंस पड़ी। बेहजत को इसका यूं कहना अच्छा नहीं लगा। आरिश के सामने कुछ कहा नहीं, खामोशी से अम्मी के कमरे में चली गई। तस्कीन भी वहीं मौजूद थी। बेहजत ने जाकर माँ से चाय का पूछा और रैना की इस बदतमीज़ी की शिकायत भी की। ये सुनकर के रैना और आरिश बाहर लॉन में हैं। तस्कीन चुपके से उठी और बाहर आ गई। इसने देखा रैना किसी बात पर ज़ोर शोर से हंस रही थी। किताब होंठों पर रखे कभी आगे होती थी कभी पीछे, और आरिश शायद इसकी हालत पर हंसा था। क्या हो रहा है? तस्कीन ने जाते ही दोस्ताना रंग में पूछा। आपको याद कर रहे थे। आरिश के कहने पर उसकी पलकें झुक गईं और दिल ज़ोर से धड़का, मगर रैना ने उसे ज़्यादा देर खुश भी नहीं होने दिया। बोली, इनसे पूछो बाजी, आपको किन लफ्ज़ों में याद कर रहे थे, जो इतनी हंसी भी आ रही थी। तस्कीन ने कुछ परेशान सी होकर आरिश की तरफ देखा कि वाकई ऐसी क्या बात हो रही थी इसके मुतालिक जो दोनों यूं हंस रहे थे। आरिश ने घूर कर रैना को देखा और बोला, क्यों लड़ाई करवाना चाहती हो हमारी? फिर इससे कहने लगा, मैं दिल में तुम्हें याद कर रहा था और ये रैना को तो हंसने की बीमारी है। ये हंस रही थी और मुझे इसकी हालत मज़ा दे रही थी। हाँ, ये बात है, बेबात हंसती है। तस्कीन को रैना पर गुस्सा आ रहा था। देखा, तुम्हारी बाजी जान भी यही कहती हैं। अरे, हम किसी की परवाह नहीं करते। वो मज़े से कुर्सी पर बैठ गई और सर उठाकर जामुन के पेड़ को देखती हुई बोली, अगर आप एक महीना और रुक जाएं तो ऐसे मज़े मज़े के जामुन खिलाऊं कि सारी उम्र याद रहें। सारी उम्र तो मुझे अपना यहाँ आना, आप लोगों से मिलना भी याद रहेगा। सच कहता हूँ, ये घर और इस घर के मकीन मुझे इस दुनिया के बासी नहीं लगते, अफसानवी किरदार लगते हैं। और आप सब एक जगह रह कर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर तिलस्म का दायरा सब ने अपने गिर्द खींच रखा है, सिवाय रैना के। रैना मुझे जीता जागता किरदार लगती है, मगर बाकी सब एक खूबसूरत ख्वाब की तरह हैं। मैं समझी नहीं, मेरी तारीफ़ की गई है या बुराई? रैना ने पलकें झपकीं। मैं न किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ ना बुराई, मैंने जो महसूस किया वो बता दिया। एक तो इस घर में बड़ी पुरसुकून और नशा आवर सी खामोशी छाई रहती है, और फिर ये घर बनाया भी बड़ी मुनासिब जगह पर गया है, मकीनों के मिजाज के ऐन मुताबिक। अब्बा बताते हैं, जब दादा ने ये मकान बनवाया था तब तो ये जगह बिल्कुल वीराना ही थी। दादा बहुत अमीर नहीं थे, यहाँ जगह बहुत कम कीमत पर मिल गई थी, तो इसलिए इन्होंने ख़रीद ली। फिर हमारी और ताया अब्बा की फैमिली यहाँ रहने लगी। अब तो अब्बा ने ये घर ख़रीद लिया है। मुझे भी इस घर से बहुत मोहब्बत है। मैं सोचती हूँ इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं तालीम मुकम्मल करके जॉब कर लूँगी, खूब पैसे कमाऊँगी और ये घर ख़रीद लूँगी। दोनों बहनों को इनका हिस्सा अदा कर दूँगी और इस घर को हमेशा ऐसे ही रखूँगी। वाह, कितने नेक और बड़े बड़े इरादे हैं आपके। आरज ने मजाक के रंग में तारीफ़ की थी। इस वक्त वो दोनों तस्कीन को बिल्कुल फरामोश किए आपस में लगे हुए थे। तस्कीन ने खुद ही गुफ्तगू में हिस्सा लिया और बोली, ये घर तो अच्छी खासी मालियत का है, तुम कहाँ इसकी कीमत अदा कर सकोगी? नहीं, अगर किसी बाइज़्ज़त इदारे से मुंसलिक हो गई तो ऐसा मुश्किल भी नहीं, बड़ी आसाइशें हासिल होंगी। ये क्या, इस जैसे 10 घर खरीद लेंगी? हाँ, मगर वफादारी शर्त है। जिस रोज़ भी इससे हटें वो दुनिया से हटा देंगे। जी नहीं, मैं कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करूँगी। अगर मेहनत की जाए तो जायज़ रास्ते पर भी बहुत कुछ मिल जाता है। रैना पुरज़म थी। आरिज अब भी मजाक उड़ाने के अंदाज में इसे देख रहा था। रैना, तुम पढ़ती हो नहीं, बस मंसूबे बनाती रहती हो। तस्कीन अपनी मौजूदगी का एहसास इन दोनों को पूरी तरह दिलाना चाहती थी।
है मैं और पढ़ती नहीं हूँ। रहना तो उछल ही पड़ी। याद रहे मैं अब्बा की सबसे ज़हीन बेटी हूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ पता नहीं तुम कैसे कर लेती हो। तस्कीन का लहजा अच्छा खासा कड़वा हो गया था। रहना ने हैरत से बहन को देखा, जो इसकी बहन ही नहीं दोस्त भी थी। इसके समझ में नहीं आया कि आखिर इसने ऐसी क्या बात कह दी है जो तस्कीन को बुरी लगी है। शायद आरिस से इतना फ्री होकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुद इसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर तस्कीन वाज़ेह इशारा भी इस बारे में कर देती, तब भी नज़रअंदाज करके वो यहाँ बैठी रहती। ज़रूरी तो नहीं जो तालीमी मैदान में अच्छा ना हो वो कौन जहन डल भी हो। अब मुझे ही देख लो, मैं कॉलेज में बेहतरीन डिबेटर था, प्लेयर भी बहुत अच्छा था, मगर पढ़ना लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैंने तो यही देखा है कि ज़्यादा पढ़ने वाले बड़े सुस्त और डरपोक से लोग होते हैं। तस्कीन रैना के मुकाबले में डरपोक भी थी, सुस्त भी। तो क्या आरिश को ऐसे लोग बुरे लगते हैं? उदासी इसके चेहरे से झलकने लगी। वो यहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। रैना तो कोई किस्सा शुरू कर चुकी थी। उसने तस्कीन की तरफ तवज्जो नहीं दी। आरिश ने फ़ौरन कहा, आप कहाँ चली हो? बैठो ना, वरना ये रैना तो मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाकर बोर कर देगी। तौबा, ये लड़की कितना बोलती है, आप समझाती क्यों नहीं इसको? और तस्कीन जाते जाते फिर बैठ गई। इस शाम प्रोफेसर साहब आरिश को पढ़ाकर फारिग हुए ही थे कि गनी साहब आ गए। बहजत सलाम के फ़ौरन बाद चाय की तैयारी करने लगी। तस्कीन और रैना ड्राइंग रूम में ही आ बैठी, जहां बाप के करीब आरिश सर झुकाए बैठा था। इसके यूं बैठने पर रैना को बड़ी हंसी आ रही थी। गनी साहब ने बताया वो आरिश को लेने आए हैं। गांव में मेरी भांजी की शादी है। इसकी फूफी ने ताकीद की है, आरिश को ज़रूर लेकर आना। सुनकर दोनों लड़कियां उदास हो गईं। प्रोफेसर साहब रोक भी नहीं सकते थे, बस यही कहा, ज़्यादा दिन न लगाना, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। तस्कीन उठकर बाहर आ गई और जब आरिश अपना सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर आया तो इसने देखा वो बरामदे के सतून से टेक लगाए उदास खड़ी थी। तस्कीन, वो उसके करीब आकर रुक गया और हौले से पुकारा। तस्कीन ने पलकें उठाईं। तब इसने देखा वहाँ इन खूबसूरत आंखों में आंसू तैर रहे थे। मुझे मिस करोगी, वो पूछ रहा था। तस्कीन सिर्फ असबात में सर ही हिला सकी, इससे बोला नहीं गया। मुझे भी यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा, मैं जल्द आ जाऊँगा। वो इतना कहकर आगे बढ़ा, मगर कमरे की तरफ जाते कदम किचन से आती खुशबू ने रोक लिए। पता नहीं ये बहजत कौन से मसाले इस्तेमाल करती है। वो किचन में आया। बहजत कबाब बनाने में लगी हुई थी। इसने बेतकल्लुफ़ी से एक उठा लिया। वो मुस्कुराई और बोली, मैं कमरे में ही ला रही थी। पता है मैं जा रहा हूँ। क्या? कहाँ? बहजत की मुस्कुराहट गायब हो गई। डैडी मुझे लेने आए हैं। फिर कभी नहीं आएंगे? अंदेशों में घिरी वो पूछ रही थी। ऐसा भला हो सकता है? आरिश को जैसे इस सवाल पर सख्त हैरत हुई थी, बोला, मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाऊँगा। मुस्तकिल नहीं भी रहा तो हर रोज़ पढ़ने तो आया ही करूँगा। आपके आ जाने से हम सब की ज़िंदगी बदल गई है। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकी। मैं कौन सा खुशी से जा रहा हूँ। जिस वक्त वो गनी साहब के साथ जा रहा था, ये सब इसे खुदा हाफिज़ कहने गेट पर खड़े थे। आज तो तस्कीन और बेजत के साथ साथ बहुत बोलने वाली रैना भी चुप थी। सुबैदा बेगम आरिश से बार बार कहती, बेटा जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाऊंगी। फिर वो चला गया और ये सब जो कई बरसों से इस चुप के साथ रहते चले आए थे, आज इस खामोशी और सकूत से घबरा गए थे। इन्हें यूं लगा था ये घर और इनकी ज़िंदगी बहुत उदास है। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता था, मगर इसके होने का एहसास बड़ा भरपूर और ख़ूबसूरत था, तहफ़्फ़ुज़ बख्शता हुआ और तमानियत दिलों में उतारता हुआ। प्रोफेसर साहब छोटे कद और दुबले जिस्म के आदमी थे। इस घर में कदमों की धमक पैदा करने वाला, भारी आवाज़ में बोलने वाला और खूबसूरत आंखों से बातें करने वाला तो वो था। जुबैदा बेगम को हर बात में याद आ रहा था। यही हाल लड़कियों का था, मगर वो ज़ुबान से कुछ कह नहीं सकती थीं। दिन पर दिन गुजरते चले गए। अब तो सब ही कहने लगे थे, आरिश ने बहुत दिन लगा दिए, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। बेजत किचन का काम निपटाते हुए कई बार खिड़की से झांकती, मगर गेट पर हमेशा वीरानी ही रहती। जाने वाला आ ही नहीं रहा था। तस्कीन आईने के सामने खड़ी होती तो इसकी तारीफ याद आ जाती। पता नहीं और कितना इंतज़ार करवाओगे तुम। रैना ने बोलना बहुत कम कर दिया था। वो ज़्यादातर किताब हाथ में लिए बैठी रहती, मगर देखने वाले देख सकते थे उसका ध्यान किताब में नहीं है, वो तो कहीं और गुम है। तीनों एक ही ख्याल में गुम, एक दूसरे से कटी कटी इंतज़ार की शदीद कैफियत में इधर से उधर फिरा करती थीं। ये 10 रोज़ बाद की बात है। गनी साहब की गाड़ी इनके गेट पर आकर रुकी थी। तीनों ही फ़ौरन इधर को लपकी थीं। वो अकेले ही थे और इन तीनों के लबों पर यह सवाल तड़प रहा था, आरिश आपके साथ क्यों नहीं आया? वो अंदर आए, प्रोफेसर साहब से मिले तो उन्होंने इनके लबों पर मचलता सवाल कर दिया। सुनकर वो मुस्कुराए और बोले, बहुत इंतज़ार है आपको उस नालायक का, और उसको देखिए अमेरिका चला गया। अमेरिका? सब ने हैरत से दोहराया। तो और क्या, पढ़ने में तो दिल नहीं लगता था इसका, बस एक ही रट थी, मुझे अमेरिका भिजवा दें।
कोशिश मैं कर रहा था। अब इसके चचा ने भी साथ दिया। वो अमेरिका में ही होते हैं। उनकी बेटी से उसका निकाह किया और साहबजादे तो जैसे तैयार बैठे थे, फौरन चल पड़े। उन्होंने कहका लगाया। इन तीनों को लगा था घर का सकूत गहरा बहुत गहरा हो गया है। सन्नाटा दिलों को दहिला रहा है। कोई यूं भी करता है, कोई इतना संगदिल भी हो सकता है, ऐसा झूठा और भूल जाने वाला। वो तो हम सब से बहुत प्यार करता था। जुबैदा बेगम की आवाज़ में इनकी कही बात पर बेयकीनी सी थी। अरे भाभी, वो ऐसा ही है, अपनी मर्जी और पसंद के आगे कुछ नहीं देखता। मुझे यकीन है वहाँ जाकर वो मुझे भी भूल गया होगा। वो इन्हें आरिज के बारे में बता रहे थे और सब खामोश थे। एक्टर है, पूरा एक्टर। वो हंसे। बहजत बाहर आ गई। इसके पीछे ही तस्कीन और रहना भी थी। वो घर अब भी इसी जगह पर है। लकड़ी का फाटक, दीवारों का झड़ता हुआ सीमेंट, जाली के दरवाजे और आहिस्ता रवि से कदम उठाते इस घर के मकीन, जिन्हें अब किसी का इंतज़ार नहीं, मगर फिर भी जब सड़क से कोई गाड़ी गुजरती है तो वो चौंक जाते हैं। इस यकीन के बावजूद कि जाने वाले को अब नहीं आना, वो चुपके चुपके गेट पर निगाह डाल लेते हैं और ख़ुद से सवाल करते हैं, कोई ऐसा बेवफा भी हो सकता है, कोई यूं भी भूल सकता है। इन्हें यकीन नहीं आता, मगर आरिश की बेवफाई सामने है। वो मिले बगैर चला गया, जाकर कभी फ़ोन भी नहीं किया। शायद हम सब ही गलत थे। हमने इसकी मोहब्बत को दिल में जगह देकर गलती की थी। मगर यहाँ जुबैदा बेगम और प्रोफेसर साहब भी तो रहते हैं, जिनकी मोहब्बत बेगर्ज थी। मगर गलती इनकी है, दुनिया गर्ज की है। मौसम आते जाते रहते हैं, मगर गर्मियों के वो दिन इन सब की यादों में हमेशा के लिए ठहर गए हैं। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।